हेलो फ्यूचर डॉक्टर, वेलकम टू ऑल ऑन योर फेवरेट चैनल न्यू लाइट प्रयास। तो सभी फ्यूचर डॉक्टर को हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत, वेलकम न्यू लाइट प्रयास के इस प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है, आज आपका पेपर हुआ था BTS सीरीज का, BT ऑनलाइन का नंबर 8, जिसमें आपका पूछा गया था ब्रीदिंग एंड चेंज ऑफ गैसेस एंड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो ये दो चैप्टर आपके आज के पेपर में पूछे गए थे और आई होप कि आपके सभी का बहुत ही अच्छा धमाकेदार पेपर हुआ होगा। बहुत ही प्यारे तरीके से पेपर को बनाया गया था, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसमें सेम एज उसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन को डाला गया था जो आपके नीट के पैटर्न पे आजकल ट्रेंड चल रहा है। तो आइए देखते हैं आज आपका जो पेपर था इसमें क्या हुआ था। इसके लिए हम लोग मिलते हैं, आज एक बार फिर से मिल रहे हैं बहुत ही जोश के साथ और बहुत ही लगन के साथ। देखते हैं कि आज के पेपर से हमें क्या क्या सीखने को मिला और क्या क्या हमें सीखने को और मिल सकता है। तो आपको बताया भाई साहब, कोई काम करने से पहले अपने सर के मिशन को हम याद करते हैं। सर का मिशन, अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इस मिशन के तहत बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज के पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। तो आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, जिसमें एक साइड में आपको दिए गए हैं यहाँ पे एनिमल, दूसरी साइड में यहाँ पे दिए गए हैं आपके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपको बताना है कि जैसे आपके स्पाइडर है, ये किससे करता है आपका रिस्पायरेशन। तो आपको पता है कि जो स्पाइडर होते हैं, स्पाइडर आपके करते हैं बुक लंग से। स्पाइडर जो करते हैं ये करते हैं भाई साहब बुक लंग से। और स्पाइडर के साथ में एक नाम और याद कर लीजिए, आपको काम देगा स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन का मतलब होता है जैसे बिच्छू, तो स्कॉर्पियन पूछा जाए, स्पाइडर पूछा जाए तो आपको बुक लंग से यहाँ पे याद रखना है। अगला है आपके सामने किंग क्रैब। किंग क्रैब का मतलब होता है आपका ल्यूमिलस, आपने पढ़ा है NCERT में ल्यूमिलस। और ये जो ल्यूमिलस है ये आपका करता है किससे, ये करता है भैया आपके बुक गिल्स से। उसके बाद में आता है प्राण। प्राण आपको पता है एक्वाटिक आर्थ्रोपोड होता है और एक्वाटिक आर्थ्रोपोड वाले जितने भी होते हैं ये करते हैं भाई साहब गिल्स से। और गिल्स से होने वाला रेस्पायरेशन होता है भैया ब्रैंकियल रेस्पायरेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पायरेशन कहते हैं। और फाइनली जो फ्रॉग होता है ये स्किन से कर सकता है और स्किन से करने वाले को हम लोग क्या कहते थे, हम लोग कहते थे क्यूटेनियस। हम लोग क्या कहते थे, हम लोग कहते थे क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, यहाँ पे इसको कहते थे। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आपको ए का सेकंड ऑप्शन दिख रहा है। ए का सेकंड ऑप्शन अगर बात करें तो कितनी जगह है भाई साहब, यहाँ है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, सिर्फ और सिर्फ भाई साहब एक ही जगह आपको दिख रहा है। तो बता दो आंसर बनके क्या आएगा। भाई साहब बने रहेंगे सेशन में बने रहेंगे और सारा का सारा क्वेश्चन देखते रहेंगे कि आपका यहाँ पे क्या हो रहा है। और हाँ भाई साहब, एक बात तो आपको बताना भूल गए भाई साहब कि आगे के 151 से अगर बात करें तो आपके 50 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा और 51 टू ऑनवर्ड आपके धमाकेदार सर वीर सर डिस्कस करेंगे। तो ये बात भी याद रखिएगा। चलिए, तो यहां पे क्या बनेगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भैया बन गया क्या, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहां पे जाएगा आपका सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है वाइटल कैपेसिटी को लेकर के। वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है कि वो वायलूम, मैक्सिमम वायलूम जो आपके एक पर्सन क्या कर सकता है, कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, या आउट कर सकता है आफ्टर फोर्स्ड इंस्पायरेशन को कर सकता है, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। ये वाइटल कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है अगर बात करें तो भाई साहब वाइटल कैपेसिटी का फार्मूला की हमने आपको ट्रिक बताई थी। जैसे ये हैं आपके लंग्स, ये आपके लंग्स हैं। इस लंग्स में अगर बात करें तो इस लंग्स में सबसे नीचे होता है आपका RB, उसके ऊपर आपका होता है ERB, उसके ऊपर होता है TB और फाइनली आपका यहाँ पे होता है IRB। ये FRC क्या है, FRC की अगर बात करें, FRC तो यहाँ पर FRC BC कई चीज़ें यहाँ पे रहती हैं, पर हमें यहाँ पे BC की बात करनी है। BC का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए एक बार। BC का यहाँ पे जो मतलब है वो ये है कि IRB, TB और ERB को जोड़ना, इसको ही हम लोग बोलते हैं BC, याद रखिएगा। तो BC का मतलब क्या है, BC का मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसा कहाँ पे लिखा बता दीजिए। आपके ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑप्शन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, IRB के ऊपर आपका यहाँ पे TB और ERB।
आपका क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा यहाँ पे जवाब, यानी कि वाइटल कैपेसिटी का जवाब यहाँ क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, आंसर बनेगा 4। आंसर भैया बन जाएगा क्या, आंसर बन जाएगा यहाँ पे 4, याद रखना है। चलिए, तो ये बात हो गई क्लियर, ये बात क्लियर हो गई कि वाइटल कैपेसिटी का मतलब आईआरबी, टीबी, ईआरबी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आपके सामने, बहुत ही धमाकेदार यहाँ पे क्वेश्चन है, बताइए क्या बनेगा जवाब। कह रहे हैं हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, कितनी मैचिंग यहाँ पे हैं जो करेक्ट हैं। तो सबसे पहले आपके सामने अगर बात करें तो आपको करेक्ट पता करना है, यहाँ लगा दो गोला। मोलस्क में अगर बात करें तो आपकी ब्रैंकियल रिस्पायरेशन करते हैं, फिशेस में गिल्स क्योंकि एक्वाटिक होती हैं, मैमल्स आपके टेरेस्ट्रियल हैं तो पल्मोनरी यानी कि लंग्स से मदद करके आपको करेंगे रेस्पायरेशन। और फिर आपके आर्थ्रोपोड जो होते हैं वो आपके ब्रैंकियल भी करते हैं, जो एक्वाटिक वाले होते हैं वो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड जो होते हैं वो। तो आर्थ्रोपोड में यहाँ पे ये ध्यान रखिए जो एक्वाटिक हैं जो एक्वाटिक हैं वो करते हैं आपके ब्रैंकियल, ब्रैंकियल मतलब बाई गिल्स भी करते हैं, बाई गिल्स भी यहाँ पे करते हैं, याद रखिएगा। लेकिन कौन वाले, जो आपके एक्वाटिक हैं ये। तो सारी की सारी बातें यहाँ पे सही हो जाएंगी अगर बात करी जाए। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, आंसर भाई साहब यहाँ पे बनेगा 1, यानी कि 4 की 4 बातें सही हैं, आंसर यहाँ पे 1 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, आंसर बनेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 आपके सामने, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा भाई साहब कहाँ पढ़ा था, याद करो। तो एम्फाइसीमा आपने पढ़ा था, आपने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के चैप्टर में, याद करो। एम्फाइसीमा क्या होता है, एम्फाइसीमा क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती है, सरफेस एरिया भैया डिक्रीज हो जाता है। तो यहां पर अगर बात करें कई सारे इसकी चीजें हैं, याद रखिएगा। सबसे पहली बात क्या है आपको बता चुके हैं, एक ये क्रोनिक डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है, एक ये क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, आपको बता चुके हैं। एल्वियोलर वॉल, जो आपकी एल्वियोलर वॉल हैं ये हो जाती हैं डैमेज्ड। कैसी हो जाती है, डैमेज्ड। और अगर सरफेस एरिया की बात करें, जो रिस्पायरेटरी जो सरफेस एरिया है, कैसा सरफेस एरिया, जो रिस्पायरेटरी सरफेस एरिया है ये कैसा हो जाता है, ये हो जाता है डिक्रीज्ड। कैसा हो जाता है, ये डिक्रीज्ड हो जाता है। मेजर काज क्या है, अब बात कर लेते हैं मेजर काज की। तो भाई साहब मेजर काज इसका क्या है, मेजर काज है इसका सिगरेट स्मोकिंग। मेजर काज इसका है यहाँ पे सिगरेट स्मोकिंग, याद रखिएगा भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर यहाँ पे 1 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, आंसर यहाँ पे 1 बनेगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, आंसर यहाँ पे 1 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 5, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहे हैं यहाँ पे कि आपको करेक्ट पता लगाना है। क्या करेक्ट पता लगाना है, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है इन कॉन्टेस्ट टू O2 बाइंड करेगा जब आपके हीमोग्लोबिन से। तो O2 जब बाइंड करता है तो आपको ये एक बात पता होना चाहिए कि O2 जब बाइंड करता है तो आपकी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो ज्यादा होना चाहिए यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो ज्यादा होना चाहिए। और बाकी की जितनी भी चीजें थी, जैसे कि आपका जैसे टेम्परेचर है ये आपका कम होना चाहिए, आपका PCO2 ये कम होना चाहिए, लेकिन भाई साहब पार्शियल प्रेशर कितना है, ज्यादा होना चाहिए। सारी की सारी भैया यहाँ पे बातें सही हैं। और जब सारी की सारी बातें सही होती हैं तो बता दो क्या बनता है जवाब। सारी की सारी सही होती हैं बात तो क्या बनता है जवाब, जवाब बनता है भैया आपके सामने ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन होगा 5, आंसर बनेगा 4। क्वेश्चन होगा 5, आंसर बनेगा 4। अगला क्वेश्चन आपके सामने 6, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आपको स्ट्रक्चर देके बताना है कि कहाँ पे क्या है, आपको बताना भाई साहब। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिफ्यूजन हो रहा है किस तरीके से एल्वियोल बार में, किस तरीके से क्या हो रहा है। तो ए जो है ये आपके सामने है एल्वियोलस, जो ए है ये क्या है, ए जो है ये है आपका एल्वियोलस। जो आपका बी है, इस बी की अगर बात करें तो ये है सिस्टेमिक आर्टरी। ये आपकी क्या होती है, ये होती है आपकी सिस्टेमिक आर्टरी होती है। उसके बाद में अगर सी की बात करी जाए तो सी आपका यहाँ पे बॉडी टिश्यू होगा। सी क्या होगा, ये होगा आपका बॉडी टिश्यू। और देन फाइनली हमारे पास डी है, डी को हमें पता लगाना है तो ये है पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि आप देख रहे हैं ये आपका ब्लड जो आपका राइट वेंट्रिकल है यहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से लंग्स में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है लंग्स में। तो ये आपकी जो लंग्स में लेके जा रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। चलिए तो इसी हिसाब से फिट कर लीजिए भाई साहब। तो अगर बात करें तो ए आपका हो गया एल्वियोलस, बी आपका हो गया आप देख पा रहे हैं सिस्टेमिक आर्टरी, सी आपका हो गया भैया बॉडी टिश्यू और डी आपका हो गया पल्मोनरी आर्टरी। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा भैया सेकंड। आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, आंसर बनेगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर बन जाएगा भैया सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, कह रहे हैं इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। तो भाई आप इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या, सबसे पहली बात तो ये समझो, इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, इंट्रा का मतलब क्या होता है, इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, और पल्मोनरी का मतलब है पल्मोन्स यानी कि लंग्स के अंदर। तो भाई साहब लंग्स के अंदर जब प्रेशर कम होगा तो आपको पता है प्रेशर हाई टू लो आता है, तो यानी बाहर का प्रेशर लंग्स के अंदर आएगा, इंस्पायरेशन होगा, आपको याद रखना है। तो भाई साहब इंस्पायरेशन तभी होगा जब अंदर का प्रेशर कम होगा। तो कहां लिखा है ऐसा कि कम हो जाए प्रेशर, क्वेश्चन नंबर 7 के आप पॉइंट नंबर 1 में देखिए यही लिखा है, कह रहे हैं लेस होना चाहिए देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब भाई साहब लंग्स का प्रेशर अंदर का कम होगा तो बाहर का ज्यादा प्रेशर होगा, तो बाहर से यानी हाई टू लो एयर जाएगी, और इसी को हम इंस्पायरेशन बोलते हैं। तो यहां पे भाई साहब जवाब बनेगा आपका 1। जवाब क्या बनेगा, क्वेश्चन आपका 7 होगा, आंसर बनेगा यहां पे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, आइडेंटिफाई करना ए और बी को। ए क्या है और बी क्या है, तो आपके सामने यहाँ पे आपकी एल्वियोलर वाज का डिफ्यूजन दिखाया गया है, आपको ए और बी बताना है। ए भाई साहब अगर आपको याद हो, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो आपको याद होगा, ए होता है बेसमेंट सबस्टेंस। ए क्या होता है, ये ए जो होता है ये होता है बेसमेंट सबस्टेंस। ए क्या होता है, ए होता है भैया बेसमेंट सबस्टेंस, एनसीईआरटी का फिगर है, इसमें कुछ आपको बताना ही नहीं है। अब बी की अगर बात करें तो बी आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये होते हैं भैया आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। तो यहाँ पे देखो ऐसा कहाँ लिखा है भाई साहब, ये है आपका ए का मतलब बेसमेंट सबस्टेंस, और ये है आपका सामना आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कि ये रेड ब्लड, अच्छा ये ध्यान रखिए कि ये सेल की बात कर रहे हैं, रेड ब्लड सेल की बात कर रहे हैं, याद रखिए, कार्पसल्स नहीं है, रेड ब्लड सेल्स हैं, याद रखिए। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा भैया ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके क्वेश्चन 8 का। क्वेश्चन बने होगा 8, आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 9। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आपको इनकरेक्ट बताना है, तो बता दो भैया क्या इनकरेक्ट है 9 में। 9 में अगर बात करते हैं, वहां पे आप सही से देखिए क्या है इनकरेक्ट आपके सामने। तो सबसे पहली बात देखिए, कह रहे हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल हैव नो रोल। भैया ये बात तो गलत है, क्या कह रहे हैं, नो रोल, जबकि यहाँ पे इंटरकॉस्टल मसल का रोल होता है। तो सबसे पहली बात तो यही इनकरेक्ट हो गया। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि नॉर्मल ब्रीदिंग इज रेट 12 to 16 मिनट, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। पल्मोनरी फंक्शन अगर बात करें कैन बी असेस्ड बाय स्पायरोमेट्री, तो स्पायरोमेट्री एक इक्विपमेंट है जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि पल्मोनरी फंक्शन सही है कि नहीं। अगली बात देखो क्या है, कह रहे टाइडल वॉल्यूम होता है 600 ml। ना भैया 600 नहीं होता है, ये कितना होता है, ये होता है भैया 500, ये 500 में 500 ml होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ए और डी गलत है। बताओ ए और डी कहाँ लिखा, क्वेश्चन नंबर 9 ए और डी कहाँ लिखा है, ए और डी भैया सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह लिखा है, और वो सिर्फ और सिर्फ क्या जगह है, वो जगह है आपका ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन 9, आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन होगा 9, आंसर बनेगा 4। क्वेश्चन होगा 9, आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट। भाई साहब तो सीधे से पढ़ते हैं स्टेटमेंट में, बिना टाइम वेस्ट किए करें, अमंग द वर्टिब्रेट फिशेस यूज गिल्स। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, फिशेज आपके जो होते हैं गिल्स यूज करते हैं। भेयर, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये सब आपके क्या करते हैं, लंग्स यूज करते हैं, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल होते हैं और ये होते हैं एक्वाटिक, ये आपके होते हैं एक्वाटिक। अब आपको अभी भी बताया जो एक्वाटिक चीजें हैं वो आपके गिल्स का यूज करती हैं, और बाकी ये सब कैसे हैं, टेरेस्ट्रियल में आते हैं, याद रखिएगा। तो ये सब के सब बातें यहाँ सही हैं। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग, ये भी टेरेस्ट्रियल है, तो ये रेस्पायरेशन दो तरीके से करता है। कह रहे हैं यहाँ पे मॉइस्ट स्किन से भी कर सकता है, क्यूटेनियस बोलते हैं, आल्सो, आल्सो मतलब भी कर सकता है, तो इसका मतलब किसी और चीज से भी करता है। भाई साहब स्किन से भी करता है और आपका ये लंग से भी करता है, ठीक है। तो कह रहे हैं आल्सो, कह रहे हैं आपके स्किन से तो करता ही है, इसका मतलब लंग से भी करता है, स्किन से भी करता है, तो इसको बोलते हैं क्यूटेनियस, और लंग्स को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी। याद रखिएगा, दोनों बातें यहाँ पे सही हैं, दोनों बातें यहाँ पे सही बताई गई हैं। तो भैया जब दोनों बातें सही होती हैं तो बताओ आंसर क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बनेगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 होगा और आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर भैया 10 होगा और आंसर क्या बनेगा। जब दोनों बातें सही होती तो आंसर क्या बनता है, आंसर बनता है भैया 4। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर बनेगा 4, क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने। कह रहे हैं आपको फिर वही बात है, दो आपको स्टेटमेंट है, भैया बताना कौन सा सही कौन सा गलत। तो कह रहे हैं द फायरिंग्स ओपन होती है लैरिंग्स में, रीजन इनटू द ट्रैकिया, बिल्कुल सही बात है। लैरिंग्स कार्टिलेजिनस होती है, इसको हम लोग साउंड प्रोडक्शन यानी साउंड प्रोड्यूसिंग आपका ऑर्गन होता है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे ये चीज एक्सप्लेन करते भी नजर आ रही है ना भैया, एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है।
तो भैया यहाँ पे अगर बात करें, एक में बात फेरिंग्स की बताई गई, ओपन हो रहा है, एक में लैरिंग्स का फंक्शन बताया जा रहा है, तो बात एक्सप्लेन तो नहीं कर रहे, हाँ लेकिन दोनों बातें सही हैं। ए और आर अगर बात करें दोनों करेक्ट हैं, पर हाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है, यानी यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा भैया 1। क्वेश्चन नंबर 11 होगा, क्वेश्चन नंबर 11 आंसर बनेगा 1, यानी 1 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। कह रहे हैं करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, तो फटाफट बता दिए भैया करेक्ट ऑप्शन क्या है। याद करिए वो वाली टेबल पे जहां पे आपके ऑक्सीजन और CO2 का अलग अलग पार्शियल प्रेशर लिखा था, ऑक्सीजन के लिए और CO2 को। अगर वो टेबल याद, तो ये भैया ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत है आसान। तो फटाफट देख लेते हैं एक बार। कह रहे हैं PO2 का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 45 mm, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं PCO2 एल्वियोलर एलर में कितना होना चाहिए, 40 mm होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, टेबल से मिला लीजिए आप। फिर कह रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो है 104 mmHg होता है, बिल्कुल सही बात है। और फिर कह रहे हैं पार्शियल ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 mmHg होता है, बिल्कुल सही बात है। तो भैया सारी की सारी बातें सही हैं, और जब सारी की सारी सही बताती हूँ तो क्या लगाते हैं जवाब। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लगा देंगे जवाब, सारी की सारी बातें हैं सही, ABCD सबका सब सही है, आंसर बनेगा 4, आंसर बनेगा भैया 4। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर बनेगा यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। कह रहे हैं इनकरेक्ट बताना भाई साहब। तो क्या इनकरेक्ट है सही बता दीजिए, यहाँ पे क्या इनकरेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या इनकरेक्ट है देख लीजिए फटाफट। कह रहे हैं इनकरेक्ट बता दो। कह रहे कार्बोनिक एनहाइड्राइड ओनली वाली बात गलत भाई साहब। परसेंटेज RBC नहीं भैया, RBC में भी होता है और आपका प्लाज्मा में भी होता है, सम अमाउंट अगर बात करें तो प्लाज्मा में भी होता है, ये कह रहे हैं ओनली, तो भैया ये बात हो गई गलत। फिर क्या कह रहे हैं, फिर अगली बात कह रहे हैं कि ऑक्सीजन रिस्पायरेटरी कंट्रोलिंग पावर है, ना भैया ऑक्सीजन रिस्पायरेटरी कंट्रोलिंग पावर नहीं है, ऑक्सीजन का कंट्रोलिंग पावर में यहाँ कोई रोल नहीं होता है। इसके लिए अगर बात करें तो आपके पांच रीजन, मेडुला रीजन के पार्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। फिर कह रहे हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन इज कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद CO2। देखो इतनी सब बात सही है, पर ये बात गलत है, CO नहीं होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे CO2 होना चाहिए था भाई साहब। तो समझ पा रहे हैं, एक जरा सी भाई साहब सिली मिस्टेक आपको -5 दिला सकती है। आपको याद रखना है कि हमें क्या करना है, +4 की तरफ जाना या -5 की तरफ जाना। तो भाई साहब यहाँ पे CO2 होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। फिर कह रहे हैं CO2 इज द कैरिड आउट बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन 20 से 25%, तो ये आपकी बिल्कुल सही बात है। 20 से 25% अगर बात करें तो CO2 कैरिड आउट बाय होती है आपकी हीमोग्लोबिन से, और नाम क्या होता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ये बात आपकी सही है। पर हमें तो यहाँ पे गलत वाले पता करने थे ना, तो गलत यहाँ कितने गलत हैं, ABC। तो भैया ABC कहाँ लिखा बता दो। क्वेश्चन नंबर 13 ABC कहाँ लिखा है, AB सिर्फ आपके एक ही जगह लिखा है, अब वो जगह क्या है, वो जगह है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन होगा 13, ऑप्शन बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 14। स्टेटमेंट पढ़ के बताना है कौन सा सही कौन सा गलत। तो भैया बता दो फटाफट। कह रहे हैं स्टेटमेंट 1 रेस्पायरेशन इन्वॉल्व करता है डिफ्यूजन बाय द गैसेस O2 CO2 अक्रॉस द एल्वियोलर वॉल, बिल्कुल सही बात है भैया, NCERT की लाइन है। रेस्पायरेशन इन्वॉल्व थ्रू द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, बिल्कुल सही बात है। अब भैया दोनों बातें सही होती हैं तो आपको पता है जब दोनों बातें सही होती है आंसर क्या बनता है, जब दोनों बातें सही होती है NCERT से मैच करती हैं तो आंसर बनता है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 15। कह रहे हैं व्हाट विच स्टेटमेंट करेक्ट, करेक्ट क्या है। कह रहे हैं स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, गिल्स कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क, बिल्कुल सही बात है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं रेस्पायरेशन कैन अकर प्रेजेंस विद इन द लंग्स लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल सही बात है। सभी के सभी बातें सही है भैया। क्या बनेगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बनेगा आंसर, क्वेश्चन 15 आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 16। कह रहे हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है। तो ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आपका किस टाइप का होता है आपको पता होना चाहिए। आपने एक कर्व पढ़ा होगा जिसमें एक साइड होता है पार्शियल प्रेशर, दूसरी साइड होता है परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपकी बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है परसेंटेज, यहाँ पे बात क्या होता है, यहाँ पे होता है परसेंटेज सैचुरेशन परसेंटेज, ठीक है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के लिए होता है, याद रखिएगा। और आपके एक साइड में होता है पार्शियल प्रेशर। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पे होता है आपका पार्शियल प्रेशर, ये आपका होता है यहाँ पे पार्शियल
प्रेशर, ठीक है, और ये किसमें होता है, ये होता है mmHg में। तो आपने यहाँ पढ़ा होगा ये इस तरीके से ग्राफ मिलता है, आपने पढ़ा होगा कि इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ मिलता है, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ मिलता है। तो ये जो ग्राफ है ये कैसा ग्राफ मिलता था, यहाँ पे एक सिग्मॉइड ग्राफ मिलता था, आपको याद रखना है, ठीक है। ये सिग्मॉइड ग्राफ मिलता था भैया, अगर आपको याद हो, आपको हाइपरबोलिक नहीं मिलता था, लीनियर नहीं मिलता था, हाइपरबोलिक सिग्मॉइड यानी एस शेप्ड ग्राफ मिलता था। क्या बनेगा जवाब? क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या बनेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर 1 बनेगा सही आंसर इसका। अगला है भाई साहब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। ए मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीज करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो आपको पता है कि एक हीमोग्लोबिन के साथ में कितने, तो एक हीमोग्लोबिन के साथ में आपको पता है ना कि आपके होते हैं 2 अल्फा और या 2 होते हैं बीटा। तो आपके हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल पे क्या लग जाएंगे, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के हर कोने पे भैया एक 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 यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ भैया ऑक्सीजन लग जाएगा। तो हर जगह एक एक लग जा रहा है, मतलब कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, यहाँ पे अगर बात करें सिंपल आंसर है कि 4 ऑक्सीजन को भैया कैरी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 17 है, आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, कह रहे हैं विच एनिमल एक्सचेंज O2 CO2 बाय द गिल्स। और अभी अभी बताया था गिल्स या तो आपके एक्वाटिक आर्थ्रोपोड होंगे या आपके इसमें फिशेस में आते हैं। तो भाई साहब गिल्स में कौन कौन आते हैं आपको बता चुके हैं। गिल्स में आपके या तो आएंगे एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, या तो आपके आएंगे एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स आएंगे, या फिर आपके फिशेस आती हैं, याद रखना है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो काकरोच तो भाई साहब हो नहीं सकता, अर्थवर्म हो नहीं सकता, ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकता, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड मतलब इंसेक्ट हो सकता है। और क्या बनेगा यहाँ पे जवाब? क्वेश्चन नंबर 18 होगा, क्या बनेगा जवाब? क्वेश्चन होगा 18, जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे याद रखना है। और एक्वाटिक इंसेक्ट के 2 एग्जाम्पल भी याद रख लीजिए भैया, प्रॉन और क्रैब्स। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल भी याद रख लो आपका। एक तो एग्जाम्पल है आपका प्रॉन और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे होता है क्रैब्स, याद रखिएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको मिलेगा एग्जाम्पल में, याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 18 आंसर बनेगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 18 है, आंसर बनेगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 19 स्टेटमेंट का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कह रहे हैं ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी की लाइन है। कह रहे हैं अबाउट 90% ऑफ O2 ट्रांसपोर्टेड बाय RBC। बिल्कुल सही बात है, RBC से आपका होता है। दोनों की दोनों बातें भैया सही हैं। जब दोनों की दोनों बातें सही हैं तो बताओ क्या बनेगा आंसर। जब दोनों की दोनों बातें सही हैं तो क्या बनेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है भैया क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान से देखिए भैया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। कह रहे हैं यहाँ पे गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट है भाई साहब आपके सामने। सबसे पहले बात कर रहे हैं अस्थमा की। तो अस्थमा अगर बात करते हैं तो अस्थमा का मतलब होता है कि डिफिकल्टी, परेशानी ब्रीदिंग में, जिसकी वजह से व्हीजिंग ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। आपके इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाती है। बिल्कुल सही बात है भाई साहब। रीजन क्या है? क्योंकि अभी अभी बताया था आपको कि एम्फाइमा आपका क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, एल्वियोलर वाल्व भाई साहब डैमेज हो जाती हैं, यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया है वो आपका डिक्रीज हो जाता है। मेजर काज क्या होता है भाई साहब? मेजर काज होता है इसका सिगरेट स्मोकिंग, याद रखिएगा। देखिए क्या लिखा एम्फाइमा क्रोनिक डिसऑर्डर है, एल्वियोलर वाल्व की बात करें तो भैया डैमेज हो जाती है, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया आपका इंक्रीज नहीं होता है भाई साहब, इंक्रीज नहीं होता है। ये कैसा होता था? ये होता था भैया डिक्रीज। यही बात तो यहाँ गलत लिखी है। तो जिसकी वजह से क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब क्या होगा बताओ? असर्शन सही है, रीजन गलत हो गया। क्या बनेगा जवाब? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन भैया सेकंड देखिए, ऑप्शन सेकंड में क्या लिखा है? कह रहे हैं ए करेक्ट है और आर हमारा नॉट करेक्ट है। ए करेक्ट है, आर नॉट करेक्ट है, तो यहाँ पे बनेगा आंसर आपका सेकंड जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर बनेगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट। कह रहे हैं आरबीसी आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मेमल्स। बिल्कुल सही बात है। डिवाइड का मतलब यहाँ पे है अब्सेंट से, डिवाइड का मतलब यहाँ पे अब्सेंट ऑफ न्यूक्लियस मोस्ट ऑफ द मेमल्स। बिल्कुल सही बात है। बाई कनकेव होता है शेप में। ल्यूकोसाइट आर कलरलेस होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। ये बात भी बिल्कुल सही है, कलरलेस होते हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं होता है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और भैया जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं तो क्या बनता है जवाब? जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं तो क्या बनता है जवाब? जवाब बनता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21 होगा, ऑप्शन बनेगा इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर।
तो भाई साहब आपको पता है सॉल्युबिलिटी जो होती है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होती है, और कितनी ज़्यादा होती है 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा होती है, आपको याद रखना है। तो भैया कहाँ लिखा है ऐसा, ऐसा कहाँ लिखा है 20 से 25 टाइम्स, ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा आपके सामने सिर्फ और सिर्फ भैया एक ही जगह लिखा है, और वो जगह क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन देखिए सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 22 आंसर बनेगा भैया सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, क्या बता रहे हैं 23 में, ध्यान से देखिए भैया क्या बता रहे हैं 23 में, कह रहा है हाउ मच CO2 इज कैरिड आउट कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, और अभी अभी आपने पढ़ा ये परसेंटेज यहाँ पे कितनी हो सकती है, ये आपकी हो सकती है 20 से 25%। क्या बनेगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 23 आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर भैया 23 आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा भैया ऑप्शन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑप्शन बनेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, 100 ml ऑफ deoxygenated ब्लड डिलीवर हाउ मच CO2 ऑफ द एल्ब्यूलाई। तो आपने भैया क्या पढ़ा है, 100 ml के लिए यहाँ पे 4 ml की बात हमने NCERT में पढ़ी थी, और 4 ml लिखा है आपके ऑप्शन नंबर 1 में। तो यहाँ पे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 24 आंसर बनेगा 1, NCERT की लाइन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है भाई साहब। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पे FRC की बात कर रहे हैं, और ये FRC होता क्या है। तो आपको पता है भाई साहब आपके लंग्स में सबसे नीचे होता है भाई साहब RB, उसके ऊपर भाई साहब क्या होता है, उसके बाद आपका क्या रहता है, उसके बाद भैया रहता है आपका ERB, ERB के ऊपर लगा होता है TB, TB के ऊपर भैया होता है आपका IRB। ये आपका भैया लंग्स का फिगर है, यह है लंग्स का फिगर, ये लंग्स का फिगर है भाई साहब, ये लंग्स का फिगर है, लंग्स का फिगर है, रफली ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। लंग्स का भैया फिगर है, और ऐसा इस साइड भी भैया होगा, ऐसा इस साइड भी होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले RB है, ERB है, TB हो, फिर आपका IRB है। कभी नहीं भूलेंगे आप हमारी बात को, भैया ध्यान सुन लीजिए। पहले और दूसरे को जोड़ेंगे तो आपको बनेगा IC, उसके बाद में अगर बात करते हैं तो आप हम TB और ERB को जोड़ देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा भैया EC, ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करें तो ERB और RB को अगर जोड़ देंगे तो भैया क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका FRC। क्या बन जाएगा बच्चा, यहाँ पे बन जाएगा FRC। तो FRC का मतलब क्या होता है, FRC का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ERB में RB जोड़ दिया जाए, ERB में RB जोड़ दिया जाए। ये RB कितना होता है भाई साहब, या ERB अगर बात करें तो कितना होता है, ERB होता है 1000 से 1100, ERB कितना होता है 1000 से 1100। ये ERB का वैल्यू कितना है 1000 से 1100, RB कितना है, इसका वैल्यू होता है 1100 से 1200, ठीक है। अब यहाँ पे मिनिमम को एक बार जोड़ लेते हैं, मैक्सिमम को एक बार जोड़ लेते हैं। तो भाई साहब मिनिमम को एक बार अगर जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका मिनिमम की अगर बात कर लें तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी 2100 आएगी, और यहाँ पे अगर मैक्सिमम वाले अगर जोड़ लेते हैं तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, इनकी वैल्यू अगर जोड़ेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ 1200, यहाँ पे 1100 है, इनकी वैल्यू आएगी भैया 2300। तो यही आपका बनेगा यहाँ पे जवाब कि 2100 से 2300 की बात यहाँ पे बनेगी भैया आपकी जवाब। द वैल्यू ऑफ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, तो भैया आपको याद रखना है मिनिमम को जोड़ दिया गया, मैक्सिमम को जोड़ के बताना है, 2100 से 2300 यहाँ बनेगा जवाब। क्वेश्चन नंबर भैया 25, क्वेश्चन नंबर 25 आंसर बनेगा फर्स्ट, जहाँ पे लिखा है 2100 से 2300 आपका जवाब बनेगा। उसके बाद में अगर बात करते हैं भैया अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है 26। ध्यान से देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई साहब, यहाँ पे कर रहे हैं लंग्स एक्सपोजर टू डस्ट। अगर डस्ट के कांटेक्ट में भाई साहब अगर आप रहते हैं तो क्या होगा, लॉन्ग एक्सपोजर अगर डस्ट में रहते हैं इंडस्ट्री में तो क्या होगा, लंग्स में इन्फ्लामेशन हो सकता है, फाइब्रोसिस हो सकती है, लंग्स डैमेज हो सकता है, सब कुछ हो सकता है भैया, सब कुछ हो सकता है। तो क्या बनता है जवाब, जब सब कुछ बनता है तो क्या बनता है जवाब, क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच इज द ब्रैंकियल रिस्पायरेशन। ये ब्रैंकियल रिस्पायरेशन भैया क्या होता है, ब्रैंकियल रिस्पायरेशन वो होता है जो बाई द गिल्स होता है। ब्रैंकियल रिस्पायरेशन क्या होता है, ये होता है वो रिस्पायरेशन जो आपका होता है बाई द गिल्स। ये बाई द गिल्स में अगर बात करें तो इसके एग्जांपल कौन है, इसके भैया एग्जांपल में आते हैं आपके फिशेस, और इसमें कौन आते हैं, इसमें आते हैं भैया एक्वाटिक आर्थ्रोपोड। कौन आता है इसमें, इसमें अगर बात करें तो कौन आता है, इसमें आता है एक्वाटिक आर्थ्रोपोड।
तो ये गिल्स से होने वाला रेस्पायरेशन होता है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे सेकंड बनेगा, आंसर यहाँ पे भैया सेकंड बनेगा, 27 का आंसर बनेगा सेकंड। जानने के लिए जान लीजिए कि लंग से होने वाला पल्मोनरी होता है, गिल से होने वाला ब्रैंकियल होता है और स्किन से होने वाला क्यूटेनियस होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं ब्रैंकियल यानी गिल्स की बात कर रहे हैं, आपको याद रखना है 27 आंसर बनेगा सेकंड, 27 का आंसर बनेगा सेकंड। अगला क्वेश्चन 28, द एंजाइम दैट इंक्रीज द रिकॉम्बिनेशन रेट बिटवीन CO2H2O इन रेड ब्लड सेल्स। आपको पता है इस एंजाइम का नाम होता है भैया कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इस एंजाइम का नाम क्या होता है? इस एंजाइम का नाम जो आपका बनाता है कार्बोनिक एसिड, जो क्या बनाता था आपका, जो आपका कार्बोनिक एसिड भी बनाता था, और यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे बनती हैं। तो यहाँ पर जो एंजाइम लगता था ये एंजाइम आपका होता था कौन सा? ये एंजाइम भैया होता था आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और याद करो जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज के साथ में जो हम रिएक्शन कराते थे एंजाइम वाले चैप्टर में, तो याद करो 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड आपके बनते थे जब वहाँ पे कार्बोनिक एसिड बनाते थे। तो भाई साहब याद रखिएगा कि ये जो एंजाइम CO2H2 से रिएक्शन करता है, ठीक है, पर यहाँ पे बात RBC की पूछी गई है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये जो आपका बनता है इसे हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहते हैं। आंसर क्या बनेगा? आंसर 28 का भैया क्या बनेगा? आंसर 28 का क्या बनेगा? आंसर होगा, क्वेश्चन होगा 28, आंसर बनेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, कह रहे हैं हाउ मैचिंग करेक्ट। भाई साहब कितनी यहाँ पे करेक्ट हैं, कितनी यहाँ पे करेक्ट हैं, करेक्ट की बात कर रहा है भैया, कितनी यहाँ पे करेक्ट हैं। तो यहाँ पे देख लो भैया, सबसे पहली बात ब्रैंकियल की बात कर रहा है, और ब्रैंकियल हमने अभी भी बताया, ब्रैंकियल का मतलब होता है बाय द गिल्स, बाय द गिल्स, गिल से होने वाला, और गिल से कहाँ होता है? फिशस में होता है। पल्मोनरी का मतलब होता है जो लंग्स से भैया करे वो आपका पल्मोनरी, ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन स्नेक में होता है, और यहाँ पे पल्मोनरी बर्ड्स में होता है। सभी की सभी बातें यहाँ पे सही बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन थर्ड देखिए, ऑप्शन थर्ड यानी 3। भाई साहब सभी के सभी करेक्ट हैं, सभी के सभी यहाँ कैसे हैं? सभी के सभी यहाँ पे करेक्ट हैं, और आपको करेक्ट ही तो पता करना था, आपको यहाँ पे करेक्ट ही पता करना था, आपको यहाँ पे करेक्ट ही पता करना था। तो अगला क्वेश्चन भैया देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे 30, अगला क्वेश्चन 30, इन द गिवन डायग्राम PQ&R क्या है? तो भैया PQR आपको पहचाननी है। तो सबसे पहले P तो आप पहचान ही लिए होंगे भाई साहब, आपको पता है लैरिंग्स होता है, कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है भाई साहब। ये P क्या है? P का मतलब ये है भाई साहब लैरिंग्स, और लैरिंग्स का मतलब एक कार्टिलेजिनस बॉक्स, एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है, और इसको हम लोग भैया साउंड बॉक्स भी कहते हैं, इसको हम लोग साउंड बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, क्योंकि यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है, याद रखिएगा। तो ये आपका लैरिंग्स है। उसके बाद में अगर बात करें तो आपका क्यू क्या है? क्यू क्या है भाई साहब बताइए, पहचानिए भैया, ये क्यू क्या है? तो क्यू है आपका एल्वियोलाई। क्यू भैया क्या है? क्यू है आपका एल्वियोलाई, याद रखिएगा, ये आपका यहाँ पे एल्वियोलाई है। और उसके बाद भैया आर क्या है? तो आर है आपका लंग्स, आर यहाँ पे क्या है? लंग्स है। बताइए क्या बनेगा जवाब? क्वेश्चन नंबर 30 क्या बनेगा जवाब? क्वेश्चन नंबर 30 आंसर बनेगा भैया आप देखिए थर्ड। पी आपका लैरिंग्स है, क्यू एल्वियोलाई है, और आर क्या है? आर आपका लंग्स है। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन बनेगा थर्ड, क्वेश्चन 30 है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पे थर्ड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। तो यहाँ पे कह रहे हैं भैया फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद में क्या बनेगा, यहाँ पे आपको याद रखना है। तो बताइए भैया यहाँ पे क्या बनेगा आंसर? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द मैक्सिमम वॉल्यूम फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद भी कौन सी ऐसी एयर है जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगी? क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ पर जो ये बात कर रहे हैं, ये भाई साहब जो बात कर रहे हैं 31 में बात कर रहे हैं वाइटल कैपेसिटी की। अगर आपको बात बताएं, वाइटल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, और वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है आपका, अगर बात करें तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है, ये डेफिनेशन दी गई है वाइटल कैपेसिटी की। किसकी डेफिनेशन दी गई है? वाइटल कैपेसिटी की। और वाइटल कैपेसिटी का फार्मूला अगर बात करें तो इसका फार्मूला होता है ERV TB, और इसे हम लोग जोड़ते हैं IRV, ये होता है इसका फार्मूला। तो ये ऐसा कहाँ लिखा है भैया? ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह लिखा है, ERV IRV TB। क्या बनेगा आंसर? आंसर 31 का क्या बनेगा? 31 का यहाँ पे आंसर बनेगा भैया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 32 है, थोरैसिक चैम्बर अगर बात करें तो डॉर्सली किससे कनेक्टेड है?
तो देखो यहाँ पे बात कर जा रही है डॉर्सल से, तो डॉर्सली अगर बात करें तो ये कनेक्टेड होता है भाई साहब वर्टिकल कॉलम से। किससे कनेक्टेड होता है? आपके वर्टिकल कॉलम से। अब अगर आपसे डॉर्सल की जगह अगर वेंट्रल से पूछ लिया जाए, वेंट्रली, तो ये कनेक्ट होता है स्टर्नम से। किससे कनेक्ट होता है? स्टर्नम से। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाता है आपके बाई द, अगर लेटरली अगर पूछ लिया जाता है, ठीक है, या लोअर साइड से पूछ लिया जाता है, तो लोअर साइड से अगर कभी भी पूछा जाए, लोअर साइड से, तो आपको याद रखना है डायाफ्राम को। आपको किसको याद रखना है? डायाफ्राम को याद रखना है। अब अगर आपको लेटरली पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे? लेटरली अगर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है रिब्स। एक साथ 4 क्वेश्चन भाई साहब आपके तैयार हो गए। डॉर्सली वर्टिकल कॉलम से, वेंट्रली स्टर्नम से, लोअर साइड की बात करें डायाफ्राम से, याद रखिएगा, और लेटरली रिब्स से। यहाँ पे डॉर्सली पूछ रहे हैं तो वर्टिकल कॉलम जहाँ लिखा होगा वही बनेगा जवाब। कहाँ लिखा वर्टिकल कॉलम? वर्टिकल कॉलम सिर्फ एक ही जगह लिखा गया है, और वो एक जगह क्या है? वो एक जगह है भैया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन बनेगा होगा आपका 32, क्वेश्चन 32 ऑप्शन बनेगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? 33, विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स अबाउट द फेवर ऑफ डिसोसिएशन ऑफ O2। तो डिसोसिएशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। ऑक्सीजन का लेवल भैया यहाँ पे कम होगा, याद रखिएगा। बाकी सभी चीज़ें कैसी होंगी? हाई होंगी, हाई होंगी। और भैया हाई H+ का मतलब ही होता है लो pH। तो इसी को यहाँ पे लिख दिया गया है। दोनों बातें सही हैं, और जब दोनों बातें सही हैं तो आंसर क्या बन जाएगा? जब दोनों बातें यहाँ पे सही है तो आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 33 आंसर बनेगा 4। अगला क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे क्या भैया अफेक्ट कर सकता है अगर बात करें तो सबसे पहला आपके सामने क्या लिखा है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। फिर कह रहे हैं पार्शियल प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बिल्कुल सही बात है, ये भी अफेक्ट करेगा। थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन रेट भी अफेक्ट करेगा। सब कुछ भैया अफेक्ट करेगा। जब सब कुछ अफेक्ट करेगा तो क्या बनेगा जवाब? जब सब कुछ अफेक्ट करेगा तो जवाब क्या बनेगा? 34 में अगर बात करें तो जवाब बनेगा भैया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर प्रेजेंट करते हैं पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन में, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं यहाँ पे न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। भाई साहब बिल्कुल सही बात है, ये दोनों बातें सही हैं, पर ऐसा नहीं है कि दूसरे की डिफिनेशन है, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे बात को एक्सप्लेन कर रही है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो 35 में अगर बात करें तो 35 में क्या बनेगा आंसर? 35 में भैया विकल्प नंबर 1 देखिए, ऑप्शन नंबर 1 A R आपके करेक्ट हैं, पर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका फर्स्ट ऑप्शन बनेगा। 35 में आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन 35 आंसर बनेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्राइमरी अगर बात करें रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की, बिल्कुल सही बात है। प्रेजेंट होता है पॉन्स में ना भैया, पॉन्स में नहीं होता है। ये कहाँ होता है? ये होता है मेडुला में। ये कहाँ होता है? ये होता है भैया मेडुला रीजन में, याद रखिएगा, मेडुला रीजन में होता है। गलत हो जाएगी ये बात। फिर कह रहे हैं स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन फॉर द ब्रेन इज कॉल्ड न्यूमोटॉक्सिक। नहीं भैया, ये मेडुला में नहीं होता है, ये आपका पॉन्स में होता है। ये आपका बात करें तो ये आपका पॉन्स रीजन में होता है। तो जहाँ पे मेडुला होना चाहिए तो वहाँ पे पॉन्स है, जहाँ पे पॉन्स होना चाहिए तो वहाँ मेडुला है। तो 36 में इसी की वजह से यहाँ पे दोनों की दोनों बातें इनकरेक्ट हैं। और जब दोनों की दोनों बातें इनकरेक्ट होती हैं तो क्या बनता है जवाब? फटाफट बता दीजिए भैया। बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 इनकरेक्ट, आंसर बनेगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36 आंसर बनेगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 37 आपके सामने। बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है आपके सामने। और इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट एक पता होना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है भाई? लंग्स में सबसे नीचे क्या है? आरबी, उसके ऊपर भैया क्या है? उसके ऊपर है ईआरबी, उसके ऊपर है भैया टीबी, और उसके ऊपर है आपका आईआरबी। इन दोनों को मिलाते हैं तो बनता है आईसी, इन दोनों को मिलाते हैं तो बनता है ईसी, और इन दोनों को मिलाते हैं तो बनता है एफआरसी। और भाई साहब ऊपर के जब 3 ये मिला देते हैं तो क्या बनता है? तो बन जाता है भाई साहब बीसी। क्या बनता है? बीसी। और जब सबको मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? तो भैया बन जाता है आपका टीएलसी। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है आप कर ले जाओगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते यहाँ कह रहे हैं टीबी और ईआरबी क्या भाई साहब? तो देखो यहाँ पे फटाफट टीबी और ईआरबी क्या है, फटाफट देख लो बच्चा क्या है। यहाँ पे कह रहे हैं टीबी और ईआरबी, तो टीबी ये है, ईआरबी ये है, इनको हम लोग क्या बोलते थे? ईसी। तो बिल्कुल सही बात है भाई, टीबी ईआरबी को मतलब है यहाँ पे ईसी, और ईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, यानी ये बात सही है। अगली बात क्या है? कह रहे हैं आरबी, ईआरबी, टीबी और
IRB यानी सब कुछ जोड़ दिया। अब ये सब कुछ जोड़ दिया गया है तो यहाँ पे सब कुछ जोड़ दिया गया तो यहाँ क्या बन गया था, TLC। क्या बन गया था, यहाँ पे बन गया था आपका TLC। तो बिल्कुल सही बात है, TLC हो गया। फिर कह रहे हैं ERB और RB को जोड़ दो, तो यहाँ पे देखो भैया ERB और RB को जोड़ा था तो क्या बना था, ये ERB और RB को जोड़ा था तो क्या बना था, यहाँ क्या बना था, यहाँ बना था FRC। क्या बना था, FRC। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, FRC बोलेंगे। और बताओ क्या बनेगा जवाब भैया। A का फर्स्ट है, B का सेकंड है, C का थर्ड है, यहाँ पे क्या बनेगा जवाब बता दो, क्या बन जाएगा भैया यहाँ पे जवाब, क्या बनेगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 37 आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन 1 होगा सही आंसर, इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37 आंसर बनेगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन 38, बहुत प्यारा क्वेश्चन। कह रहे हैं क्या रॉन्ग है, आपको रॉन्ग बता देना भाई साहब, क्या यहाँ पे रॉन्ग है। तो कह रहे हैं 97% ऑक्सीजन, 20 से 25% CO2 RBC के थ्रू, बिल्कुल सही बात है। 3% डिजॉल्व इन प्लाज्मा के थ्रू होता है। 70% CO2 बाइकार्बोनेट के रूप में, बिल्कुल सही। 3% CO2 जो है डिजॉल्व इन प्लाज्मा के परसेंट में 3% नहीं होता है, ये 7% होता है। यही बात यहाँ पे इनकरेक्ट है और आपको रॉन्ग पता करना था। रॉन्ग का भाई रॉन्ग होता है। आंसर बताओ क्या बनेगा, क्या आंसर यहाँ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 38 आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, आपको बताना है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होती है जो आप आफ्टर फोर्सेबल एक्सपायरेशन यानी ताकत लगा के एक्सपायरेशन भी करोगे तब भी निकाल नहीं पाओगे, इसे कहते हैं आरबी। और आरबी ये बेस में होती है, तली में होती है भाई साहब, तो इसको हम लोग आरबी बोलते हैं। क्या बनेगा आंसर देखो, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सेबल एक्सपायरेशन। कितना भी भाई साहब ताकत लगा लोगे नहीं निकल पाएगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को भैया हम कहते हैं आरबी। आपको स्टेटमेंट में बताना है कि आरबी कितना होता है, आपको स्टेटमेंट में आरबी का वॉल्यूम बताना है। आप कमेंट में लिखिए कि इसका वॉल्यूम कितना है, आरबी का वॉल्यूम कितना होगा। सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि आरबी का वॉल्यूम कितना है, आपका एक क्वेश्चन और तैयार हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन यहाँ पे 39 आंसर बनेगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाई ए फोर्सेबल इंस्पायरेशन। और फोर्सेबल इंस्पायरेशन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग IRB करते हैं। फोर्सेबल इंस्पायरेशन करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं IRB को। IRB को हम लोग फोर्सेबल इंस्पायरेशन करके कर पाते हैं। और ये IRB कितना होता है, ये IRB होता है भैया 2500 से 3000। ये IRB कितना होता है, ये IRB आपका होता है 2500 से 3000 होता है। 3000 किस में है, ये होता है भैया ml में। तो ये IRB की बात कहाँ है, ये IRB की बात भैया कहाँ है, बता दो जल्दी से कहाँ है ये बात कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 40 आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 40 आंसर बनेगा यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 41। कहने क्या है करेक्ट, तो भैया बता दो क्या करेक्ट है यहाँ पे। करेक्ट क्या, करेक्ट ट्रेकिया अगर बात करें तो यहाँ पे करेक्ट क्या है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन 41 यहाँ पे देखिए करेक्ट क्या है। तो कह रहे हैं यहाँ पर अगर बात करें तो ट्रेकिया हमारी स्ट्रेट ट्यूब है, बिल्कुल सही बात है। एक्सटेंडिंग अप टू द मिड एब्डोमिनल कैविटी, नहीं भैया थोरेसिक कैविटी होगा, एब्डोमिनल कैविटी नहीं होगा। यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी मिड एब्डोमिनल नहीं होगा, यहाँ पे होगा भैया थोरेसिक कैविटी। यहाँ क्या होना चाहिए था, थोरेसिक कैविटी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो ट्रैकिया होते हैं कहाँ होते हैं, ये आपकी थोरेसिक कैविटी में होते हैं। मिड थोरेसिक कैविटी भी उसे बोल सकते हैं। तो पहली बात तो भाई साहब यहाँ पे इनकरेक्ट होगी। अब कह रहे हैं फ्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन द टू प्लूरल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है। तो थोरेसिक चैम्बर डॉर्सली फाउंड बाय द वेंट्रिकुलर कॉलम, तो डॉर्सल है तो हमने याद कराया था, अभी याद करो वर्टिकल कॉलम होगा। द बी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्व, हम लोग डायरेक्टली इसको नहीं बदल सकते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बनेगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 आंसर ऑप्शन देखिए भैया 4 BCD। आपको सही पता करना था तो सही यहाँ पे आपके सामने BCD है, और BCD की वजह से क्या बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन नंबर 4 बनेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें तो 42 पे आ जाइए। आपके सामने दो स्टेटमेंट है, ध्यान से देखिए क्या गलत क्या सही।
एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्ड अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे बात कर रहे हैं 5 ml की, तो भाई साहब ये 5 ml नहीं होगा। आपने एनसीईआरटी में क्या पढ़ा है, ये 5 ml नहीं होता, ये होता है भैया 4, ये होता है यहाँ पे 4 ml होता है, याद रखिए, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग में चला गया। CO2 इज कैरिड आउट बाय हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही बात है, तो स्टेटमेंट 2 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन इसका थर्ड देखिए क्या लिखा है। कह रहे हैं 1 इनकरेक्ट है और 2 हमारा करेक्ट है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा भैया ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, आपके सामने स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट। कह रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 20 to 25 टाइम्स हायर होता है देन ऑक्सीजन से, बिल्कुल सही बात है। द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ये भी बात दोनों सही है, पर हाँ एक्सप्लेन करती नजर नहीं आ रही हैं, तो इसमें अगर बात करें तो दोनों बातें हैं तो भाई साहब ट्रू, हाँ एक्सप्लेन करती नहीं नजर आ रही, तो ऑप्शन बनेगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43 आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 43 आंसर बनेगा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 है, तो यहाँ पे बात करते हैं, तो ये बात है आपकी परसेंटेज की, आपने पढ़ा है एक साइड में आपके टाइप ऑफ WBC, 2 टाइप के WBC होते हैं, ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट, यहाँ पे उसके टाइप सब हैं, और उनकी याद रखना है भाई साहब परसेंटेज। तो बता दीजिए फटाफट क्या होगी परसेंटेज। यहाँ पे सामने A है, A का मतलब बेसोफिल है, और A को हम लोग कहाँ मिला देंगे, A को भैया हम कहाँ से मिला देंगे, A को हम मिला देंगे कहाँ बताओ, A को भैया कहाँ मिला देंगे, 0.5 से 1 के साथ मिला देंगे। चलिए अगला आपके सामने है B का मतलब न्यूट्रोफिल, और बताओ न्यूट्रोफिल को हम लोग कहाँ से मिला देंगे। न्यूट्रोफिल का परसेंटेज होता है 60 से 65% होता है, याद रखिए। अगला है आपके सामने C, और C को भैया कहाँ से मिला देंगे, C को भैया मिला देंगे हम कहाँ से, 1 से, 2 से 3% होता है। उसके बाद बचा आपका मोनोसाइट, उसके बाद आपका क्या बचा, मोनोसाइट। मोनोसाइट को आप कहाँ से मिलाएंगे मोनोसाइट का मतलब C, और C को हम मिला देंगे, C को हम लोग कहाँ से मिला देंगे, मोनोसाइट का मतलब D है भाई साहब, D को हम लोग बताओ कहाँ से मिलाएंगे, D को अगर बात करें तो ये मोनोसाइट होते थे आपके 6 से 8% में होते थे, सभी ये परसेंटेज में ध्यान रखिए। अगला आपके सामने बच रहा है E, ठीक है, D हो गया। E आपके सामने लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट आपके कितने होते हैं बता दो, लिम्फोसाइट आपके होते हैं टोटल WBC का 20 से 25%। तो मोस्ट अबंडेंट WBC क्या है, मोस्ट अबंडेंट WBC अगर बात करते हैं तो क्या है, मोस्ट अबंडेंट की अगर बात करें तो आपके होते हैं न्यूट्रोफिल्स, जो आपके 60 से 65% होते हैं, और इनको हम लोग बोलते हैं मोस्ट अबंडेंट ऑफ टोटल WBC, याद रखिएगा 60 से 65%, और इसमें आते हैं न्यूट्रोफिल्स। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि मोस्ट अबंडेंट टोटल WBC क्या क्या होते हैं, याद रखिएगा, इसमें आते हैं आपके न्यूट्रोफिल्स। क्या बनेगा आंसर यहाँ पे भैया, क्वेश्चन नंबर 44 आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन सेकंड देखिए जरा, क्या A का 5th है, बिल्कुल है। B का 4th है भाई साहब, तो B का 4th है यहाँ पे। C का 1 है, बिल्कुल है 1, D का 3rd है, और E का ये है। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा भैया सेकेंड। क्या आंसर बन जाएगा, आंसर बन जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 44 आंसर बनेगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 45, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने। 45 आपके सामने कह रहे हैं बेसोफिल जो आपका रिलीज करता था हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन, याद आ रहा होगा। बेसोफिल क्या रिलीज करता था, ये रिलीज करता था भैया हिस्टामिन, सीरोटोनिन और आपका हिपेरिन, एंटी कोगुलेंट एजेंट, आपको पता है ये सब कुछ रिलीज करता था, और इन्फ्लामेशन में इसका रोल होता था। अगली बात है आपके न्यूट्रोफिल की, और न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, ये सब फैगोसाइटोसिस होते हैं। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट कैसे होते थे, न्यूट्रोफिल और जो आपके मोनोसाइट होते हैं ये कैसे होते हैं, ये होते हैं फैगोसाइटोसिस। देन आपकी आती है प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल में क्या पाए जाते हैं, जल्दी जल्दी बता दो। प्लाज्मा सेल में पाए जाते हैं आपके एंटीबॉडी, क्या पाए जाते हैं, एंटीबॉडी, और प्लेटलेट्स आपको यूज होती हैं आपके ब्लड क्लॉटिंग में। बताइए क्या बनेगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है, ऑप्शन जरा फर्स्ट देखिए। ए का फर्स्ट है भाई साहब, बिल्कुल सही है। बी का 3rd है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। सी का 4th है, और डी का 2nd है। आंसर बनेगा फर्स्ट। आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, क्राइसोफाइट, यूग्लिना, स्लाइमोड, प्लाज्मोडियम आर ग्रुप अंडर द विच किंगडम। तो अगर आपको याद हो 46 में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं ये आपके प्रोटिस्टा की बात यहाँ बताई गई है,
ये सब की सब बिलोंग भैया किससे कर रही हैं, ये सब की सब बिलोंग कर रही हैं प्रोटिस्टा से। किससे बिलोंग कर रही हैं, प्रोटिस्टा से बिलोंग कर रही हैं। और प्रोटिस्टा सिर्फ कहाँ लिखा है भैया, प्रोटिस्टा कहाँ लिखा है, प्रोटिस्टा आपको सिर्फ एक ही जगह लिखा है 46 में। तो 46 का जवाब क्या बनेगा, क्वेश्चन 46 आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है, ध्यान दीजिए। कह रहे हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन द स्पिंडल फाइबर अटैच द क्रोमोसोम एट द रीजन। कौन से रीजन पे भाई साहब अटैच होते हैं, तो भाई साहब याद करिए जो क्रोमोसोम का अपना स्ट्रक्चर था वो इस तरीके से कुछ था। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये भैया जो सेंटर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। अब भैया साइड वाला जो पार्ट होता है, ये साइड वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको क्या बोलते हैं, साइड वाला जो पार्ट होता है, ये साइड वाला जो पार्ट होता है इसको भैया क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है काइनेटोकोर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है काइनेटोकोर। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है काइनेटोकोर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। तो स्पिंडल फाइबर यहाँ पे बात करें अटैच हो जाता है क्रोमोसोम के साथ, कौन सी रीजन के पास, काइनेटोकोर। आपको यहाँ पे काइनेटोकोर याद रखना था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। क्या बनेगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 47 आंसर बनेगा भैया सेकंड। क्वेश्चन नंबर 47 आंसर बनेगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 47 आंसर बनेगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया यहाँ पे 48। क्वेश्चन नंबर 48 में देख लिए बच्चा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके लिए। कह रहे हैं इन विच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गन स्टेरॉइड हार्मोन कहाँ बनते हैं। तो स्टेरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस कहाँ होती है बच्चा, याद करो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपके स्टेरॉइडल हार्मोन हैं, एक तो सबसे पहला स्टेरॉइडल हार्मोन, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था लिपिड की सिंथेसिस। ये कहाँ होती थी, ये दोनों की दोनों बातें हम लोगों ने कहाँ पढ़ी थी, ये दोनों की दोनों बातें बच्चा हम लोगों ने कहाँ पढ़ी थी, जल्दी जल्दी बता दो। ये दोनों की दोनों बातें हम लोगों ने पढ़ी थी भैया कहाँ, ये पढ़ी थी SER में। ये SER क्या होता है, SER और RER आपने यह पढ़ा होगा, राइबोसोम प्रेजेंट तो RER, एब्सेंट तो SER। तो भैया SER क्या है, SER है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पर ये दोनों सिंथेसिस होती हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 आंसर क्या बनेगा बता दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 48 आंसर बनेगा भैया फर्स्ट, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने 49 है, और यहाँ पर सिली मिस्टेक होने के चांसेस बच्चों के सबसे ज़्यादा हैं। बताओ क्यों, क्योंकि आपने एक साल्विया वर्ड पढ़ा है, एक आपने साल्विनिया पढ़ा है, एक आपने पढ़ा है साल्विनिया और एक आपने पढ़ा होगा साल्विया। ये साल्विया और साल्विनिया में बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। तो आपको याद रखना है भाई साहब साल्विनिया क्या है और साल्विया क्या है। साल्विनिया टेरिडोफाइट है, एक्वाटिक प्लांट है, ध्यान रखिएगा एक्वाटिक प्लांट है, इसको हम लोग रखते हैं टेरिडोफाइट में। इसको हम लोग किस में रखते हैं, टेरिडोफाइट में रखते हैं। एक्वाटिक प्लांट होता है, कैसा प्लांट होता है बच्चा, ये होता है बच्चा आपका एक्वाटिक प्लांट। और जो आपका साल्विया और मस्टर्ड है ये आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आते हैं, ये बिलोंग करते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में बिलोंग करते हैं। यहाँ पे साल्विया है, यहाँ पे साल्विनिया है, एन का फर्क है, याद रखिएगा। इससे आपकी सिली मिस्टेक नहीं होगी, आपके आगे आने वाले क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे गड़बड़ भी किया होगा। तो कह रहे हैं भाई साहब वेरिएशन होता है लेंथ फिलामेंट्स में, किसमें, तो यहाँ पे अगर 49 में बात करें तो लेंथ का वेरिएशन आपके मस्टर्ड और साल्विया में पाया जाता है, मस्टर्ड और साल्विया में पाया जाता है। यहाँ पे मस्टर्ड के साथ में अगर साल्विया भी लिखा होता तब भी आपका आंसर सही जाता। तो यहाँ पर भाई आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 49 आंसर क्या बनेगा बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 होगा, आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 49 भैया आंसर बनेगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 50। आपको क्या बताना है, पढ़ के बताना है आपको कौन सा यहाँ पे बिलोंग किसे करेगा। तो कह रहे हैं इन विच आर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑल द ऑर्गेनिज्म कंटेंट क्लोरोफिल सी। तो आपको याद पता है भाई साहब 3 टाइप के आपके पाए जाते थे एल्गी, सबसे पहला ग्रीन, दूसरा ब्राउन, तीसरा आपका कैसा था रेड। तो आपको भैया क्या पता था, जो आपका ग्रीन था, जो आपका भैया ग्रीन एल्गी होता है, ग्रीन एल्गी जो होता है उस एल्गी में आपको होता था क्लोरोफिल ए और उसके साथ में भाई साहब लगा होता था बी। उसके बाद में ग्रीन के बाद में जो दूसरा पार्ट होता था वो होता था भैया ब्राउन, और ब्राउन एल्गी में क्या मिलता था बता दीजिए फटाफट। यहाँ पर अगर बात करें क्लोरोफिल ए होता था और उसके साथ में लगा होता था यहाँ पे सी। तो ये कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास में क्लोरोफिल सी होगा। सी का मतलब ये बात कर रहे हैं, इंडिकेशन किसकी तरफ कर रहे हैं, ये इंडिकेशन कर रहे हैं ब्राउन एल्गी की तरफ। ये इंडिकेशन किसकी तरफ कर रहे हैं, ब्राउन एल्गी की तरफ। और ब्राउन एल्गी के जो एग्जाम्पल होते हैं वो बच्चा क्या होते हैं, ब्राउन एल्गी के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं भाई साहब एक्टो, डेक्टो, एल एसएफ की टेक्निक से हमने याद कराया था, याद करो एक्टो, डेक्टो, एल एस एफ। ए भैया क्या नाम होता है एक्टो का, जल्दी से बताओ।
एक्टो का पूरा नाम एक्टोकार्पस, डिक्टो का पूरा नाम डिक्टियोटा। ए भैया कहाँ लिखा है डिक्टियोटा? बताओ एल का भैया पूरा नाम बच्चा क्या है? एल का पूरा नाम है लेमिनेरिया। बताओ बच्चा एस का पूरा नाम क्या है? एस का नाम है सार्गेसम और बच्चा एफ का नाम है फ्यूकस। तो बताओ बच्चा क्या बनेगा जवाब? क्वेश्चन नंबर 50 क्या बनेगा बच्चा जवाब? फटाफट इसी तरीके से बच्चा पढ़ते रहेंगे, 100% सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे भाई साहब एक क्वेश्चन पढ़िए, 4 क्वेश्चन आप अपने तैयार करिए। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बनेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर भैया 50 क्या बन जाएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 50 और क्या बन जाएगा यहाँ पे आंसर बता दो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 50 है, आंसर बन जाएगा यहाँ पे बच्चा 4। तो ये था हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन 50। कहीं नहीं जाइए, बने रहिए, कुछ ही देर में आपके सामने वीर सर आने वाले हैं, बहुत ही धमाकेदार तरीके से आगे के क्वेश्चन को कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 टू अनवर्ड 100 तक वीर सर कराएंगे, तो कहीं नहीं जाइए, बने रहिए सेशन पे। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं कभी अगले सेशन में धमाकेदार तरीके से आपके साथ। तब तक सभी को हमारी तरफ से विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अभी तक आप लोग देखें कि क्वेश्चन नंबर 50 तक डॉक्टर अनिरुद्ध सर आपको यहाँ पर डिस्कस कराए और इसके आगे के जो क्वेश्चन नंबर 51 से 100 हैं वो हम आपको यहाँ पर डिस्कस कराने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। दिया है ट्राइकस्पिड बाल्व फाउंड बिटवीन। पूछा गया है कि जो ट्राइकस्पिड बाल्व होता है किन किन के बीच में पाया जाता है। तो अगर ट्राइकस्पिड बाल्व की बात की जाए तो राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये पाया जाता है। जबकि यहीं पर अगर बाइकस्पिड बाल्व होता है जिसका दूसरा नाम क्या होता है? मित्रल बाल्व। अगर इसकी बात करते तो ये आपका लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। बट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ट्राइकस्पिड, तो इसके अकॉर्डिंग आपका द राइट आर्टरियम एंड द राइट वेंट्रिकल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके बीच में ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। विच इज ये करेक्ट स्टेटमेंट दिया है। पहले स्टेटमेंट में ए नंबर में फाइब्रिनोजन हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर के मेंटेनेंस की बात की जाए तो ये करता है आपका कौन सा? एल्ब्यूमिन। क्लियर? ना कि फाइब्रिनोजन। अगर फाइब्रिनोजन की बात की जाए तो ये होता है ब्लड क्लॉटिंग में, यानी कह सकते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो ये तो आपका गलत हो गया क्योंकि ये मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं करता। क्लियर? फिर अगर बी की बात की जाए तो दिया है ग्लूकोज इज एब्सेंट इन प्लाज्मा। अगर बच्चों प्लाज्मा की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, अगर ब्लड की बात करते हैं तो उसमें ये पाया जाता है 55%, जबकि 45% होते हैं इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट, किसमें? ब्लड में। और अगर प्लाज्मा की बात की जाए तो 90 से 92% यहाँ पर होता है वाटर और 6 से 8% होती है प्रोटीन। उसमें अगर कुछ प्रोटीन का नाम लिया जाए तो आपका फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन आ जाएंगे। क्लियर? इसके साथ साथ कुछ मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन। क्लियर? बाइकार्बोनेट, ये सब पाए जाते हैं। इनके साथ साथ ग्लूकोज भी पाया जाता है और कुछ अमीनो एसिड और होता है फैट। क्लियर? ये सब पाया जाता है। यहाँ दिया है कि ग्लूकोज एब्सेंट होता है, तो ये तो आपका गलत है, जबकि ग्लूकोज पाया जाता है। सी की बात करते हैं। सीरम डज नॉट क्लॉट। अगर सीरम की बात की जाए तो कहते हैं कि जो सीरम होता है, अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दिया जाए तो बोलते हैं क्या? सीरम। और दिया है सीरम डज नॉट क्लॉट, यानी कि ये तो आपका करेक्ट दिया है, सीरम क्लॉट नहीं होगा, क्योंकि सीरम तभी बोलते हैं जब प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर हटा देते हैं। ये तो आपका सही है। डी की बात करते हैं। लिम्फ इज ए कनेक्टिव टिश्यू, तो ये भी करेक्ट है, लिम्फ कनेक्टिव टिश्यू होता है। पूछा क्या गया है कितने कौन कौन से करेक्ट हैं, यानी सी और डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स
यहाँ पर आपका एसर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया है। एसर्शन की बात की जाए तो दिया है ट्रैकी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकी एंड इनिशियल ब्रोंकियोल आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर अगर रीजन की बात की जाए तो दिया है ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव्स राइज टू ए नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वाल्ड। इरेगुलर वाल्ड यानी कि यहाँ पर क्या होंगे, स्क्वामस एपिथेलियम, क्लियर, एंड वेस्कुलराइड बैग लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। तो ये भी आपका करेक्ट है। बट क्या ये एसर्शन का एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ पर आंसर होगा कि यहाँ पर ये एसर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं बट एसर्शन को रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट, बोथ assertion and reason are correct but reason is not correct explanation of assertion, यानी कि फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। दिया है which one has complete double circulation। अगर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन की बात की जाए तो जहां पर 4 चैम्बर हार्ट होगा वहां पर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाएगा। तो अगर स्कॉलियोडॉन की बात की जाए तो क्या होता है, फिशेस में आते हैं, यहां पर पाया जाएगा क्या, 2 चैम्बर हार्ट। और अगर 2 चैम्बर है तो यहां पर डबल सर्कुलेशन तो नहीं होगा। स्नेक की बात की जाए, रेप्टाइल में आते हैं। अगर रेप्टाइल की बात की जाए तो जनरली ये कैसे होते हैं, 3 चैम्बर हार्ट वाले। बट यहां पर एक्सेप्शनली अगर क्रोकोडाइल की बात की जाए तो वो 4 चैम्बर हार्ट वाला होता है, और जहां 4 चैम्बर हार्ट होगा वहां पर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। तो स्नेक तो नहीं होगा। फ्रॉग की बात की जाए, अगर फ्रॉग की बात करते हैं तो यहां भी 3 चैम्बर हार्ट होता है, 4 चैम्बर हार्ट यहां पर भी नहीं होगा। क्रोकोडाइल जैसा कि अभी हमने बताया होता तो रेप्टाइल है बट यहां पर 4 चैम्बर हार्ट होता है, इसीलिए यहां पर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। गिवन बिलो इज द ईसीजी ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन, विच वन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इज करेक्टली इंटरप्रेटेड बिलो। इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या करेक्ट होगा देखना है। सबसे पहले दिया है कॉम्प्लेक्स QRS। QRS वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है क्या, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर दिया है पीक T, इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्डियक कंट्रैक्शन नहीं होगा। पीक P एंड पीक R टुगेदर, सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये भी नहीं होगा। फिर दिया है पीक P, इनिशिएशन ऑफ लेफ्ट आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ओनली, यहाँ पर लेफ्ट और राइट आर्ट्रियल दोनों में कंट्रैक्शन होता है, ओनली नहीं होगा, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका पहले नंबर का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। कॉम्प्लेक्स QRS होता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। हाउ मैनी मैचिंग आर करेक्ट, कितनी मैचिंग यहाँ पर करेक्ट दी हुई हैं। सबसे पहले दिया है 2 चैम्बर हार्ट। फिशिस की बात की जाए तो यहाँ पर 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। बी में दिया है 3 चैम्बर्ड हार्ट, 2 ऑर्किल 1 वेंट्रिकल। कुछ इस तरीके से समझने के लिए, जैसे कि हमने कहा ये हार्ट है और यहाँ पर ये हो गया राइट ऑर्किल और ये हो गया लेफ्ट ऑर्किल और ये हो गया वेंट्रिकल। इसको बच्चों अपने रिस्पेक्ट में देखा जाता है। हमने कहा ये राइट ऑर्किल, ये लेफ्ट ऑर्किल, क्लियर, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है राइट ऑर्किल, लेफ्ट ऑर्किल, और एक वेंट्रिकल होता है। कहते हैं कि 3 चैम्बर हार्ट हो गया, तो ये तो आपका करेक्ट है, क्लियर। अब दिया है 3 चैम्बर हार्ट में, कह रहे हैं कि 2 वेंट्रिकल होते हैं क्या, तो कहीं भी 3 चैम्बर हार्ट में 2 वेंट्रिकल नहीं होंगे। जब 4 चैम्बर हार्ट होगा तब 2 वेंट्रिकल हो जाएंगे, क्लियर, और 1 ऑर्किल नहीं होगा यहाँ पर, तो ये तो आपका इनकरेक्ट है। फिर कह रहे हैं 3 चैम्बर हार्ट ऑल रेप्टाइल में क्या पाए जाते हैं, तो ये गलत है। अभी बताया कि जो क्रोकोडाइल होता है वो रेप्टाइल तो होता है बट वहाँ पर 4 चैम्बर हार्ट होता है, तो यहाँ ऑल की वजह से ये आपका इनकरेक्ट हो गया। यानी C और D इनकरेक्ट है, A और B करेक्ट है। पूछा गया है कि कितने करेक्ट हैं,
तो 2 करेक्ट हैं, 2 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। चलिए मैचिंग करनी है। फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन की बात की जाए तो ब्लड क्लॉटिंग होगा इसके लिए, तो सेकंड हो जाएगा। फैगोसिटिक सेल्स कौन सी होती हैं? मोनोसाइट, यानी यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। अच्छा, फैगोसिटिक की बात की जाए तो न्यूट्रोफिल्स भी होती हैं, बट न्यूट्रोफिल्स ग्रेनुलर साइट का पार्ट है, जबकि मोनोसाइट्स किसका पार्ट है? ए ग्रेनुलोसाइट का। क्लियर, तो यहाँ फर्स्ट हो जाएगा। बेसोफिल्स की बात की जाए तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा, यानी कि यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा। एल्ब्यूमिन की बात की जाए तो हो जाएगा ऑस्मोटिक वैलेंस, यानी यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। सेकंड, फर्स्ट, फोर और थर्ड, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। ये स्पेशल सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। तो इसके लिए होता है आपका क्या? कोरोनरी सिस्टम। क्लियर। और अगर कैरोटिड की बात की जाए, किसके लिए होता है? जहां सप्लाई होती है ब्लड की, हेड एंड ब्रेन। क्लियर। अब दिए हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो इनको बच्चों थोड़ा समझ लेते हैं। हमने कहा कि ये क्या है? हार्ट। क्लियर। ये हो गया राइट ऑर्किल, ये हो गया लेफ्ट ऑर्किल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर। यहां पर हमने कहा ये क्या है? लंग्स। लंग्स से यहां पर ब्लड की सप्लाई हुई, लंग्स की प्योर होके जाया कहां तक? लेफ्ट ऑर्किल। किसके थ्रू? पल्मोनरी वीन। क्लियर। और लंग्स तक जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से। यहां से राइट ऑर्किल, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, और यहां तक जब ब्लड जाएगा तो इस सर्कुलेशन को बोलते हैं क्या? पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्लियर। अब अगर दूसरे की बात की जाए तो यहां से जो ब्लड आएगा ये बॉडी कह सकते हैं या फिर टिश्यू। क्लियर। यहां से इम्प्योर होके यहां बीना कावा से होते हुए राइट ऑर्किल तक जाएगा, और यहां किससे आएगा? एओर्टा। क्लियर। यहां से लेफ्ट ऑर्किल, लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा, टिश्यू, फिर यहां तक, इसको बोलेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये क्या होगा? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और ये होगा आपका कौन सा? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और यही कहलाता है डबल सर्कुलेशन। एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो यहां से आपका एक तो ये क्लियर होता है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, और डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, ये भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो आंसर आपका यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा? कोरोनरी सिस्टम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर। थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। व्हाट वुड बी द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ए पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट इज इंक्रीज टू 7.2 लीटर बट हार्ट ऑफ पर्सन बीट नॉर्मली एज इट इज इनिशियली। नॉर्मली अगर बीट करता है तो 1 मिनट में कितना? 72 टाइम हम कंसीडर करेंगे। क्लियर। और टोटल आउटपुट कितना? 7.2 लीटर। अगर इसको हम ml में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 7200 ml। क्लियर। और अगर इसको हम 72 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 72 टाइम बीट हो रहा है, और इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 100 ml। क्लियर। अभी 100 ml क्या आया है? स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? एक कार्डियक साइकिल में जो ब्लड किससे निकलता है? वेंट्रिकल से। क्लियर। ईच वेंट्रिकल कह सकते हैं, एक वेंट्रिकल से जो निकलता है ब्लड एक कार्डियक साइकिल में, उसको बोलते हैं क्या? स्ट्रोक वॉल्यूम। यही आपका आंसर हो जाएगा 100 ml। क्लियर। यानी कि 59 का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। कार्डिक टेंडनी आर प्रेजेंट इन
अगर कार्डियक टिंडनी की बात की जाए तो ये हार्ट के वेंट्रिकल पार्ट्स में पाए जाते हैं और दोनों में पाए जाएंगे। क्लियर, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट वेंट्रिकल हो चाहे राइट वेंट्रिकल, दोनों में पाया जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर बोथ वेंट्रिकल, थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। दिया है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट में दिया है द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। बिल्कुल करेक्ट दिया है, एक कंडक्टिंग पार्ट को कंस्टिट्यूट करते हैं। स्टेटमेंट सेकंड की बात की जाए तो दिया है द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई, क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, सही है, ह्यूमिडिफाइड एंड आल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, ये भी सही है। यानी कि आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट बच्चों यहाँ पर करेक्ट जा रहे हैं। आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। दिया है द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। ग्रेवयार्ड्स को बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? कब्रगाह। एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी का कब्रगाह बोलते हैं। क्लियर, किसे बोलते हैं? स्प्लीन होता है, ये याद रखना है आपको। क्लियर, तो सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। द करेक्ट रूट थ्रू विच पल्स मेकिंग इम्पल्स ट्रेवल इन द हार्ट। अगर हार्ट की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से हमने कहा, यहाँ पर ऐसे नोड होता है, यहाँ पर ए बी नोड होता है और फिर यहाँ पर ये सब परकिंजे फाइबर बंडल ऑफ हिज होते हैं। क्लियर, तो सबसे पहले स्टार्टिंग ऐसे नोड से होगी, तो ए बी तो होगा नहीं, ऐसे नोड इसमें सही है, और तुरंत परकिंजे फाइबर नहीं आएगा, यानी ऐसे नोड होगा, ए बी नोड होगा, बंडल ऑफ हिज होंगे, परकिंजे फाइबर्स होंगे, हार्ट मसल्स होंगी। सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। विच इज ए करेक्ट स्टेटमेंट? ए बी नोड इज कॉल्ड पेस मेकर, ये गलत है। किसको बोलते हैं? ऐसे नोड को बोलते हैं बच्चों, ऐसे को, ना कि ए बी को, तो ये गलत है। दूसरा दिया है आर्ट्रियल सिस्टोल कॉज 50% वेंट्रिकुलर फिल्ड, ये गलत दिया है, 30% होता है। 70% लगभग जॉइंट डायस्टोल से फिल हो जाता है, बाकी आर्ट्रियल सिस्टोल होता है तो उसमें लगभग 30% फिल होता है, तो 50 तो नहीं होगा, ये गलत है। थर्ड की बात करते हैं यानी सी की, कार्डियक आउटपुट डिपेंड ऑन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये करेक्ट है। जो कार्डियक आउटपुट होता है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल पर डिपेंड करेगा ही करेगा, यानी आपका थर्ड तो करेक्ट है सी। ब्लड पंप्ड ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल इज कार्डियक आउटपुट। एक कार्डियक साइकिल की बात की जाए, अगर यहाँ पर एक कार्डियक साइकिल की बात की जाए और एक कार्डियक साइकिल में जितना ब्लड पंप्ड होता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रोक वॉल्यूम लगभग 70 ml होता है। क्लियर, ईच वेंट्रिकल से। कार्डियक आउटपुट क्या होगा? तो कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में जितना ब्लड पंप होता है और 1 मिनट में 70 से 72 टाइम हार्ट बीट होता है, यानी 70 से 72 टाइम कार्डियक साइकिल चलती है। तो अगर इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से तो लगभग 5000 ml आ जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया आपका कार्डियक आउटपुट। बट क्वेश्चन में जो इस स्टेटमेंट में दिया है ये बात कर रहे हैं किसकी? स्ट्रोक वॉल्यूम की, ना कि कार्डियक आउटपुट की। तो ये आपका डी इनकरेक्ट हो गया। पूछा गया है करेक्ट, तो यहाँ पर सिर्फ सी करेक्ट है। सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर का ऑप्शन ओनली सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ हार्ट? अगर बच्चों यहाँ पर समझा जाए तो जो ANS होता है उसके यहाँ पर दो पार्ट हमने कहा, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम SNS और PSNS, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या फिर न्यूरल सिस्टम। क्लियर, अगर SNS की बात की जाए तो ये हार्ट बीट को बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है? हार्ट रेट को या हार्ट बीट को ये
क्या करता है, इंक्रीज हार्ट रेट, और जिससे कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। जबकि अगर पीएसएनएस की बात करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम की, तो ये कर देता है हार्ट बीट को डिक्रीज। क्लियर, और कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज कर देगा। अब देखते हैं ऑप्शन, रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रहे हैं, किसकी, पीएसएनएस की, यानी कि ये हार्ट रेट को भी रिड्यूस करेगा, डिक्रीज करेगा, और कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज करेगा। डिक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। तो आपका यहां पर पहला तो ये करेक्ट है। फिर दूसरे की बात की जाए तो दिया है हार्ट रेट इज इंक्रीज विदाउट अफेक्टिंग द कार्डियक आउटपुट। ये गलत है। हार्ट रेट जो इंक्रीज करेगा वो एसएनएस होगा। क्लियर, ना कि पीएसएनएस, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स नहीं होगा। थर्ड की बात करते हैं, बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज। कौन करता है, एसएनएस, ना कि पीएसएनएस। तो ये भी नहीं होगा। हार्ट रेट डिक्रीज बट कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, ये गलत है। यहां पर अगर डिक्रीज होता तब सही होता, यानी कि आपका यहां पर पहले ही नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। चाहे हार्ट रेट हो चाहे कार्डियक आउटपुट, दोनों को ही रिड्यूस कर देता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स या फिर न्यूरल सिस्टम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। एसर्शन में दे रहे हैं कैल्शियम आयंस प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। करेक्ट है, ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये तो सही है। रीजन की बात करते हैं, कैल्शियम आयंस हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। कैल्शियम आयन हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। एक्चुअल में इसको जो कन्वर्ट करता है थ्रोम्बोकाइनेज करता है, और उसको एक्टिवेट करने के लिए कैल्शियम आयन हेल्प करता है। तो ये भी आपका करेक्ट है। और अगर ये हेल्प ना करता तो थ्रोम्बोकाइनेज इनको चेंज ना कर पाता। तो एसर्शन का जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, क्योंकि कैल्शियम की वजह से ही थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहा है। और इसके बाद थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, फाइब्रिन में। क्लियर, कैस्केड प्रोसेस का पार्ट है। तो आपका एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, यानी कि आपका फोर्थ नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं, दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्लाज्मा प्रोटीन। इनमें से कौन प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। सबसे पहले दिया है एल्ब्यूमिन। अगर एल्ब्यूमिन की बात की जाए तो क्या ये प्लाज्मा में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है। काम क्या होता है, ऑस्मोटिक वैलेंस। क्लियर। अगर ग्लोब्यूलिन की बात करते हैं तो किसके लिए होता है, डिफेंस। क्लियर। फाइब्रिनोजन की बात करते हैं तो ब्लड क्लॉटिंग। कैरेटिन जो होता है ये नहीं पाया जाता है इसमें प्लाज्मा में, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर फोर्थ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं, द डबल सर्कुलेशन इंक्लूड्स विच टाइप ऑफ सर्कुलेशन। अभी हमने एक क्वेश्चन में बताया था कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन, कुछ इस तरीके से फिर से समझ लीजिए एक बार। जैसे हमने कहा ये है हार्ट, यहाँ पर हो गया ये आपका राइट ऑर्किल, ये हो गया लेफ्ट ऑर्किल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ हमने कहा ये लंग्स है, लंग्स से जो ब्लड जाएगा यहाँ पर लेफ्ट ऑर्किल में किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी वीन। क्लियर। और लंग्स तक हार्ट से किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी।
क्लियर, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसके बाद अगर बात की जाए, यहां से हमने कहा ये आया ब्लड बॉडी पार्ट या फिर कह सकते हैं टिश्यू, और इसके थ्रू यहां बीना कावा से होते हुए कहाँ गया, राइट ऑर्किल में, और यहां एओर्टा से या फिर बोलते हैं डॉर्सल एओर्टा, इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो एक सर्कुलेशन ये हो गया और एक दूसरा ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या हो गया, डबल सर्कुलेशन। क्लियर, यानी कि अगर पूछा जाए कि डबल सर्कुलेशन में कौन कौन से सर्कुलेशन आएंगे, तो पल्मोनरी आएगा और सिस्टेमिक सर्कुलेशन आएगा। पहला आपका ऑप्शन करेक्ट है। दूसरे में दे रहे हैं पल्मोनरी एंड कोरोनरी, नहीं होगा। सिस्टेमिक एंड कोरोनरी, ये भी नहीं होगा। पल्मोनरी एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ये भी नहीं होगा। यानी डबल सर्कुलेशन में आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। दिया हुआ है द कोरोनरी आर्टरी सप्लाइड ब्लड टू। कोरोनरी आर्टरी की बात की जाए तो कौन सी मसल्स को, कौन से ऑर्गन की मसल्स को ये सप्लाई करती है, तो आपका दिया हुआ है हार्ट। सेकंड नंबर के ऑप्शन में दिया है, ये आपका करेक्ट है। क्लियर रहेगा, ये आपका सेकंड नंबर के ऑप्शन में जो हार्ट दिया है, हार्ट को ये सप्लाई करता है, यानी यहां पर आपका सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। व्हिच ल्यूकोसाइट्स आर फैगोसिटिक सेल्स दैट डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। ल्यूकोसाइट क्या है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, WBC को बोलते हैं। और अगर WBC की बात की जाए तो यहां पर दो पार्ट होते हैं, ग्रेन्यूलोसाइट और ए ग्रेन्यूलोसाइट। क्लियर, और अगर ग्रेन्यूलोसाइट्स की बात की जाए तो यहां पर हो जाएगा आपका न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स। इन्हीं को बोलते हैं क्या, यूसिनोफिल्स। ये याद रखना है। अब ए ग्रेन्यूलोसाइट की बात की जाए तो यहां पर आपका हो जाएगा मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अगर ग्रेन्यूलोसाइट में बात की जाए तो जो न्यूट्रोफिल होती हैं ये फैगोसिटिक होती हैं, और अगर ए ग्रेन्यूलोसाइट में बात की जाए तो मोनोसाइट होती हैं क्या, फैगोसिटिक। यानी WBC में न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट फैगोसिटिक होती हैं। अब ऑप्शन देखते हैं, क्या यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स है, तो पहले ऑप्शन में दिया है। यूसिनोफिल नहीं होगा, बेसोफिल नहीं होगा, ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा, और मोनोसाइट दिया नहीं है। यानी कि पहले नंबर का ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा। फैगोसिटिक सेल कौन सी होंगी, न्यूट्रोफिल्स। क्लियर, अगर यूसिनोफिल की बात की जाए तो एलर्जिक रिएक्शंस के लिए होती हैं, बेसोफिल्स की बात की जाए तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के लिए। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट न्यूट्रोफिल्स। मोनोसाइट होता तब भी सही होता, बट मोनोसाइट ऑप्शन में आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। दिया हुआ है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, ए हेल्दी इंडिविजुअल हैज 20 to 25 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन। ये गलत दिया है, 12 से 16 होता है, तो पहला तो ये गलत है आपका। दूसरा दिया है प्लेटलेट्स कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ये भी गलत है, ये तो ब्लड कोगुलेशन में इन्वॉल्व होती ही हैं। थर्ड की बात की जाए यूसिनोफिल्स आर इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, ये करेक्ट है। यूसिनोफिल या फिर इन्हीं को बोलते हैं एसिडोफिल्स। किसका पार्ट होती हैं, ग्रेन्यूलोसाइट का। और ये किसका पार्ट होता है, WBC का। WBC को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। क्लियर, तो ये आपका सही है। फोर्थ में दिया लिम्फोसाइट्स आर 90 to 95%, ये गलत है। कितनी होती हैं, 20 से 25%। क्लियर, तो आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। यूसिनोफिल्स आर इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया है 72 नंबर में, हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। अभी एक क्वेश्चन में बताया था, अगर प्लाज्मा की बात की जाए तो यहां पर
90 से 92% वाटर होता है, 6 से 8% होती है प्रोटीन। इसके बाद बाकी और भी कंपोनेंट होते हैं, आयंस होते हैं, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होते हैं और कुछ अमाउंट्स में फैट भी होता है। क्लियर? पूछा गया है कि प्रोटीन कितना होगा, परसेंटेज बताना प्रोटीन का, तो 6 से 8% होगा बच्चों, ये आपका करेक्ट है। अच्छा 55% ये दिया है, तो ये अगर ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो होता है 55%, जबकि फॉर्म्ड एलिमेंट की बात की जाए तो ये होते हैं 45%। क्लियर? तो ये तो आपका नहीं होगा, 6 से 8% होगा। जो प्लाज्मा होता है उसमें 90 से 92% वाटर, 6 से 8% प्रोटीन, बाकी और भी होते हैं, आयंस होते हैं, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ये सब जैसा कि हमने अभी बताया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आपका चला जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। दिया हुआ है विच ल्यूकोसाइट आर 20 से 25% दिया है। WBC, टोटल WBC में कौन सा ऐसा होता है जो 20 से 25% होता है? अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने बताया क्या होगा, लिम्फोसाइट। क्या हो जाएगा बच्चों? लिम्फोसाइट। आंसर हो जाएगा आपका 4th नंबर का ऑप्शन, लिम्फोसाइट। अगर बेसोफिल की बात करते हैं तो 0.5 से 1% होता है, यूसिनोफिल की बात करते हैं तो 2 से 3% होता है, मोनोसाइट की बात करते हैं तो होता है आपका 6 से 8%। क्लियर? और लिम्फोसाइट 20 से 25%। आंसर आपका 4th नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन आरबीसी एंड प्लाज्मा टू कैटेलाइज द गिवन रिएक्शन। जो ये रिएक्शन दी हुई है इसको कैटेलाइज करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? नाम होता है बच्चों कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आरबीसी में तो पाया ही जाता है, बट प्लाज्मा में भी लिटिल थोड़ा अमाउंट में पाया जाता है, तो आपका ये हो जाएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज। 1st नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। पेस मेकर इज सिचुएटेड इन द। पेस मेकर किसको बोलते हैं? ऐसे नोड। ऐसे हमने कहा ये हार्ट है, ये क्या है, राइट ऑर्किल, लेफ्ट ऑर्किल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर पेस मेकर होता है कौन सा? ऐसे नोड, और यहाँ होता है ए बी नोड। तो वाल ऑफ राइट आर्टरियम, राइट आर्टरियम की बाल पर ये पाया जाता है। पहले ही नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम नहीं होगा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम ये भी नहीं होगा। वाल ऑफ लेफ्ट आर्टरियम कह रहे हैं यहाँ क्या पाया जाता है, तो गलत है, राइट आर्टरिया की वाल में पाया जाता है। कौन? पेस मेकर। क्या बोलते हैं? ऐसे नोड। क्लियर? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1st करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। इन ह्यूमंस द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाई ईच वेंट्रिकुलर पर मिनट। ईच वेंट्रिकल से, प्रत्येक वेंट्रिकल से 1 मिनट में कितना ब्लड का जो वॉल्यूम है पम्प्ड आउट होता है? अगर बच्चों एक कार्डियक साइकिल की बात की जाए तो होता है कितना? 70 ml, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्लियर? ये याद रखना है। और 1 मिनट में हार्ट बीट कितनी, कार्डियक साइकिल कितने टाइम चलती है? 70 से 72 टाइम। क्लियर? अब अगर हम 70 ml का यानी स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें हार्ट बीट से, तो आपका टोटल कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। यानी 70 इंटू हम 70 ही ले लेते हैं तो लगभग 4900 आता है, और अगर इनके बीच का लेंगे तो आपका लगभग 5000 ml आएगा। क्लियर? और इसको बोल सकते हैं 5 लीटर। ऑप्शन में कहीं 5 लीटर या 5000 दिया हो तो आंसर हो जाएगा। 5 लीटर दिया है, 2nd नंबर ऑप्शन में आपका ये करेक्ट हो गया। अगर यहाँ पर 5000 ml लिखा होता, 5000 ml, तो वो भी सही था। क्लियर? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आपका 2nd होगा। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। इन ए स्टैंडर्ड ईसीजी विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट्स इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेस्पेक्टिव एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन हार्ट। अगर हम यहाँ पर ईसीजी को बनाएं तो कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से। इसको बोलते हैं P, यहाँ Q, यहाँ R, यहाँ S, ठीक, और यहाँ होता है क्या? T। अब देखिए पहले दिया S की बात करते हैं, स्टार्ट एट सिस्टोल, तो ये तो गलत है। सिस्टोल स्टार्ट कहाँ से होगा? P से होगा, और वो भी कौन सा? आर्टेरियल सिस्टोल।
ये नहीं होगा। टी की बात करते हैं, एंड ऑफ डायस्टोल, ये भी आपका गलत है। एंड ऑफ डायस्टोल नहीं होगा, ये एंड ऑफ सिस्टोल बोल सकते हैं कि होगा। पी की बात करते हैं, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया, ये करेक्ट है। डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया, आर्टरियल सिस्टोल होता है, बोलते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया, तो थर्ड तो आपका करेक्ट है। फिर दे रहे हैं आर, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ये भी गलत है आपका। ये तो अकेला हम इसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। क्यू आर एस को पूरा एक साथ बोलेंगे, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, क्लियर। तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया, यानी यहाँ पर आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। जो पी है वो रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया को। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड एल्वियोलाई इन द लंग्स इज थ्रो, किसके थ्रो यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है? तो यहाँ पर बच्चों सिंपल सा याद रखना आपको, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, यहाँ पर डिफ्यूजन होता है। पहले नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एस्क्वामस एपिथेलियम पाया जाता है और उसके थ्रू यहाँ पर डिफ्यूजन होता है। पहले नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द, वही अभी फिर से एक बार आया था, इससे पहले देख लेते हैं फिर से। कुछ इस तरीके से होता है, ये आपका P होता है, ये Q है, ये R है, ये S है और ये T है, क्लियर। रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, QRS पूछा गया है, QRS डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया P होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल QRS होगा, क्लियर। तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्लियर। रीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया तो P होता है, सॉरी ये तो होगा नहीं, P क्या होता है? डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया, यानी कि डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज असर्शन। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं। असर्शन में दिया है थ्रोम्बिन इज टर्न आर फॉर्म फ्रॉम इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन, बिल्कुल करेक्ट है। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है, मतलब बनता है, और यहां पर कौन सा? थ्रोम्बोकाइनेज, क्लियर, काम करता है, यानी ये तो आपका सही है। दूसरे की बात करते हैं, एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, ये भी सही है। थ्रोम्बिन टर्न फ्रॉम इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है और इसके लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है? थ्रोम्बोकाइनेज की, तो ये भी आपका करेक्ट है। और इसको ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये चेंज क्यों हो रहा है? थ्रोम्बोकाइनेज की वजह से, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन अभी बताया था, फिर से देख लेते हैं बच्चों। कुछ इस तरीके से हमने कहा, यहाँ से आता है किसके थ्रू? डॉर्सल एओर्टा से जाएगा कहाँ? बॉडी पार्ट में, और यहाँ से ये वीना कावा से होते हुए राइट ऑर्किल, क्लियर, ये राइट वेंट्रिकल, ये राइट लेफ्ट, ये लेफ्ट ऑर्किल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर। अब देखिएगा, लेफ्ट ऑर्किल से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर यहाँ पर डॉर्सल एओर्टा से होते हुए बॉडी पार्ट्स, फिर यहाँ वीना कावा। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? लेफ्ट आर्टरियम से, फिर इसके बाद डॉर्सल एओर्टा, वीना कावा तुरंत नहीं आएगा, लेफ्ट आर्टरियल, डॉर्सल एओर्टा, क्लियर, ये दे दिया गया, क्लियर। फिर टिश्यू, फिर वीना कावा, फिर राइट आर्टरियम, ये आपका सही है थर्ड नंबर का। लेफ्ट आर्टरियम, डॉर्सल एओर्टा, फिर बॉडी पार्ट या फिर टिश्यू बोल सकते हैं, फिर वीना कावा और फिर राइट आर्टरियम, यानी थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। फंक्शन ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन इंक्लूड। सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात करते हैं, कौन सा फंक्शन होता है? प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू। फिर से बच्चों उसी को समझ लीजिए। यहां पर ये लंग्स है, यहां से प्योर ब्लड जाता है पल्मोनरी वीन के थ्रू। ये क्या है? लेफ्ट ऑर्किल और ये है राइट ऑर्किल, राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? ये प्योर ब्लड जाता है यहां से, और यहां से होते हुए ये एओर्टा से जाता है कहाँ? बॉडी पार्ट या बोल सकते हैं टिश्यू में। क्लियर? और यहां से फिर जाता है ये वीना कावा से होते हुए राइट ऑर्किल में। इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जबकि यहां पर जो ये सर्कुलेशन दूसरा दिया गया है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पूछा किसके लिए गया है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा से होते हुए टिश्यू में जाता है, और ये जो ब्लड है प्योर है, क्योंकि यहाँ से प्योर होके आया हुआ है। क्लियर? प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू, बिल्कुल करेक्ट है। न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई टिश्यू को ये प्रोवाइड कर रहा है। किसके थ्रू? सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू। तो पहला तो आपका करेक्ट है। फिर कह रहे हैं टेक CO2 एंड हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम टिश्यू। टिश्यू से यहाँ पर CO2 और हार्मफुल सब्सटेंस लेता है, और यहाँ से किसको दे देता है? यहाँ पर राइट ऑर्किल में आ जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर जाता है लंग्स के पास प्योर होने के लिए। तो आपका सेकंड भी करेक्ट है। फिर कह रहे हैं टेक्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम टिश्यू। ये गलत है। टेक्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम टिश्यू। टिश्यू से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स तो लेता ही नहीं है। टिश्यू से क्या लेता है? हार्मफुल सब्सटेंस और CO2। तो ये नहीं होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड आपका करेक्ट है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। दिया है विच इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको देखना है कौन से करेक्ट स्टेटमेंट होंगे। सबसे पहले दिया लिम्फ एंड ब्लड आर बॉडी फ्लूइड। अगर लिम्फ और ब्लड की बात की जाए तो दोनों ही बॉडी फ्लूइड होते हैं, यानी कि आपका ए नंबर का यहाँ पर करेक्ट है। अगर बी की बात की जाए तो दिया है परकिंजे फाइबर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट ऑफ हाइड्रा। बच्चों अगर हाइड्रा की बात की जाए तो ये आपका होता है सीलेंट्रेटा का मेंबर, और सीलेंट्रेटा के मेंबर में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यहाँ पर तो ऑर्गन ही नहीं बनेगा, और अगर ऑर्गन नहीं है तो उसमें परकिंजे फाइबर्स कैसे? यानी ये आपका करेक्ट नहीं है, बी आपका यहाँ पर गलत होगा। अगर सी की बात की जाए तो दिया है कॉकरोच हैज क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम। तो ये भी आपका गलत है बच्चों, क्लोज नहीं होता है, ओपन होता है। यानी कि बी भी इनकरेक्ट था और सी भी इनकरेक्ट है। डी की बात की जाए तो दिया है कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू हार्ट मसल्स। ये करेक्ट है आपका। जो कोरोनरी आर्टरी होती हैं वो ब्लड की सप्लाई करते हैं हार्ट मसल्स को, यानी कि यहाँ पर आपका ए करेक्ट है और डी करेक्ट है। यही आपसे पूछा गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 83 का आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। विच वन इज RH इनकम्पैटिबल मैरिज। RH फैक्टर की बात की जाए तो बच्चे इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हमने कहा कि ये RH पॉजिटिव है और ये RH निगेटिव है। अगर RH पॉजिटिव की बात की जाए तो यहाँ पर एंटीजन पाया जाएगा। क्लियर? और यहाँ पर एंटीबॉडी कभी भी फॉर्म नहीं होगी। कहते हैं कि नेवर फॉर्म्ड एंटीबॉडी, ना तो पाई जाएगी और ना ही कभी बनेगी। अगर RH निगेटिव की बात की जाए तो यहाँ पर इनिशियली एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, और एंटीजन होता नहीं है। कह सकते हैं एंटीजन नेवर प्रेजेंट। क्लियर? अब ये इनिशियली एंटीबॉडी एब्सेंट का क्या मतलब है? जब तक इसके पास एंटीजन नहीं जाएगा तब तक ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं करेगा। जबकि RH पॉजिटिव की बात की जाए तो इसके पास एंटीजन होता है, बट ये एंटीबॉडी फॉर्म नहीं करता है। क्लियर? और RH नेगेटिव में कभी भी
स्टार्टिंग में ना एंटीबॉडी होगा और ना ही एंटीजन होगा, और एंटीजन कभी भी नहीं होगा। एंटीबॉडी बनता है बट कब? जब एंटीजन इसके पास आता है। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट पहले याद रखना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा। सबसे पहले दिया RH नेगेटिव फीमेल एंड RH पॉजिटिव मेल। RH नेगेटिव फीमेल की बात की जाए, मान लीजिए RH नेगेटिव फीमेल है, स्टार्टिंग में ना एंटीजन है ना एंटीबॉडी है, बट मेल RH पॉजिटिव है। और अगर मेल RH पॉजिटिव है तो इसके पास एंटीजन है, यानी कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ये एंटीजन मदर में चला जाएगा, और जब मदर में चला जाएगा, मदर के ब्लड में, तो वहाँ पर जो RH नेगेटिव मदर का ब्लड है वहाँ पर एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट बन जाएगी। यानी कि सेकंड जब प्रेगनेंसी आएगी तो उस समय मदर के ब्लड में एंटीबॉडी होगा। किसके लिए? इस एंटीजन के लिए। और ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जब ये ब्लड एंटीबॉडी बन गई है, सेकंड प्रेगनेंसी होगी, तो जो बच्चे में जो RH पॉजिटिव होगा, एंटीजन होगा, तो उसके लिए जो एंटीबॉडी बन गई है सेकंड प्रेगनेंसी के समय, यानी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद, तो ये इसको अफेक्ट करेगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, यहाँ पर RBC को खत्म करेगी। यानी कि यहाँ पर RH नेगेटिव फीमेल और RH पॉजिटिव मेल के बीच अगर मैरिज होती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यानी कि ये इनकम्पेटेबल होगा, क्योंकि RH पॉजिटिव जो मेल है उसके पास एंटीजन है, RH नेगेटिव के पास ना एंटीजन है ना एंटीबॉडी है। बट फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद क्या होगा कि जो ये एंटीजन है मदर के ब्लड में चला जाएगा, तो RH नेगेटिव जो था वो एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट फॉर्म कर लेगा, जो सेकंड प्रेगनेंसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कहते हैं कि ये मैरिज इनकम्पेटेबल रहेगी, यानी कि फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? सेकंड को देखेंगे तो RH पॉजिटिव फीमेल, RH पॉजिटिव मेल, दोनों ही पॉजिटिव हैं तो एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं। पहले ही हमने बताया कि अगर RH पॉजिटिव है तो एंटीजन तो होगा, लेकिन कभी एंटीबॉडी बनाएगा नहीं। फिर बात करते हैं थर्ड की RH नेगेटिव फीमेल, RH नेगेटिव मेल। अब यहाँ पर एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी क्यों बनेगी? तो ये भी नहीं होगा। और फोर्थ की बात करते हैं RH पॉजिटिव फीमेल एंड RH नेगेटिव मेल। तो यहाँ भी क्योंकि प्रेगनेंसी तो फीमेल में आती है, मेल में नहीं, और मेल में कैसा है? नेगेटिव है। क्लियर? तो यहाँ इनिशियल में कोई एंटीजन है ही नहीं, और यहाँ पर पॉजिटिव है, एंटीजन है, बट यहाँ पर प्रेगनेंसी की बात होती है तो फीमेल में होती है ना कि मेल में, तो ये भी नहीं होगा। आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है? सबसे पहले दिया है न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल, अबाउट 60 to 65% of total WBC, and basophils are the least, about 0.5% among them। ये तो सही है आपका। दूसरे की बात करते हैं, द T wave represent the return of ventricle from excited to normal stage। ये भी आपका करेक्ट है। फिर तीसरे में दे रहे हैं P wave represent repolarization of atria। ये गलत है आपका, यहाँ पर डीपोलराइजेशन होगा। अभी हमने बताया था एक फिगर में, इस तरीके से PQRST। क्लियर? तो ये P होता है डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया होता है, ना कि रीपोलराइजेशन। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। फिर दिया ये हेल्दी इंडिविजुअल है 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। ये सही है। क्लियर? यानी क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है और इनकरेक्ट आपका तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। विच डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद RH एंटीजन? अभी हमने बताया अगर RH एंटीजन की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए हेपेटाइटिस तो नहीं होगा, एनीमिया हो जाता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस हो जाता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस हो जाता है, यानी ये आपके दोनों करेक्ट है। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। व्हाट इज करेक्ट फॉर ब्लड ग्रुप O? ब्लड ग्रुप O की बात की जाए तो उसके लिए यहाँ पर क्या करेक्ट है? तो यहाँ पर याद रखना है जो ब्लड ग्रुप O होता है यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडी पाए जाते हैं दोनों। तो सबसे पहले ऑप्शन में दिया है नो एंटीजेंस बट बोथ एंटी-A एंड एंटी-B एंटीबॉडी आर प्रेजेंट। तो ये तो आपका करेक्ट है। क्लियर? यहीं पर अगर हम इसके अपोजिट बात करें ब्लड ग्रुप AB की, तो वहाँ पर दोनों एंटीजन होते हैं और एंटीबॉडी कोई नहीं होता है। क्लियर?
तो यहाँ पर तो आपका पहले ही आंसर होगा अभी तक। दूसरा देख लेते हैं, ए एंटीजन एंड बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी, गलत है, एंटीजन कोई नहीं होता इसमें। एंटीजन एंड एंटीबॉडी बोथ एब्सेंट, ये भी गलत है क्योंकि एंटीबॉडी तो पाया ही जाता है। फिर दिया है ए बी एंटीजन एंड एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडी, कह रहे हैं सब पाया जाता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट में दिया है इन एडल्ट मैन नॉर्मल बीपी ब्लड प्रेशर इज 120/80 mmHg, करेक्ट है। दूसरे में कह रहे हैं कार्डिटिनी आर प्रेजेंट इन वेंट्रिकल, ये भी आपका करेक्ट है। यहाँ पर आपका हो जाएगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, पहले में दे रहे हैं 1 कार्डियक साइकिल इज कंप्लीट इन 0.8 सेकेंड, बिल्कुल करेक्ट है। एक कार्डियक साइकिल की बात कर रहे हैं, कंप्लीट होता है 0.8 सेकेंड में। दूसरे की बात करते हैं स्टेटमेंट की, आर्टेरियल डीपोलराइजेशन इज रिप्रेजेंट बाय टी वेव, अभी बताया था बच्चों, इस तरीके से कुछ, ये पी होता है और यही रिप्रेजेंट करता है आर्टेरियल डीपोलराइजेशन को, और ये क्या कह रहे हैं, टी वेव रिप्रेजेंट करता है, तो ये गलत हो गया। यानी पहला सही है, दूसरा गलत है। सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। क्लियर, ये आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर, फिगर को पहचानना है। अगर बच्चों इस फिगर को आप देखेंगे तो ये फिगर आपका दिया गया है वीन का, जबकि ये है आपका आर्टरी का। कैसे समझ में आया, क्योंकि देखिए इसका जो ल्यूमन है बड़ा है और इसका ल्यूमन छोटा है, क्लियर, और जिसका बड़ा ल्यूमन होता है वह वीन है और जिसका कम होता है वो आर्टरी। अब क्वेश्चंस को देखते हैं, ऑप्शंस को। ए की बात कर रहे हैं, क्या ये आर्टरी है, नहीं है, वीन है, तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरे में कह रहे हैं ए वीन है, अभी तक सही है। ट्यूनिका मीडिया इज थिक होती है क्या, ये गलत है, यहाँ पर थिक नहीं होती है, थिन होती है, किसके कंपेयर में, आर्टरी के, तो ये भी नहीं होगा। अब दिया बी आर्टरी है, सही है। ट्यूनिका मीडिया इज थिक होती है एज कंपेयर टू वीन्स, ये करेक्ट है आपका। जो ये बी वाला फिगर दिया है ये आर्टरी का है और इसमें जो ट्यूनिका मीडिया होता है वो थिक होता है, किससे, वीन के ट्यूनिका मीडिया से। यानी आपका ये थर्ड नंबर का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। फोर्थ को भी देख लेते हैं, बी क्या बीन है, तो ये तो यहीं गलत हो गया, थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। दिया है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, बच्चों ये आपका एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। एसर्शन में दिया है हार्ट फेलर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट और ए हार्ट अटैक, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसको समझ लेते हैं। अगर हार्ट फेलर की बात की जाए तो कहते हैं कि लो ब्लड सप्लाई, लो ब्लड सप्लाई यानी कि बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होती है उससे कम ब्लड की सप्लाई करता है, बोल देते हैं कि हार्ट फेल हो गया। इसके बाद अगर कार्डियक अरेस्ट की बात की जाए तो यहां पर हार्ट क्या करता है, स्टॉप कर देता है बीट होना, स्टॉप बीटिंग, कह सकते हैं कि जब हार्ट बीट करना स्टॉप कर देता है तो बोल देते हैं कार्डियक अरेस्ट। और जब हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं तो बोल देते हैं कार्डियक अटैक हो गया, क्लियर। यानी कि तीनों ही सेम नहीं है, डिफरेंट टर्म है। इसके बाद अगर रीजन की बात करते हैं, यानी कि आपका असर्शन ये करेक्ट दिया हुआ है। रीजन की बात करते हैं, इन हार्ट फेलर मीन्स हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज्ड बाय एन इनएडेक्वेट ब्लड सप्लाई। अभी हमने इसमें बताया कि जब सडनली डैमेज होती हैं हार्ट मसल्स तो क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक, ना कि हार्ट फेलर। हार्ट फेलर कब बोलते हैं, जब लो ब्लड सप्लाई होती है, जो बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उससे कम। यानी कि आपका रीजन जो है इनकरेक्ट हो गया, एसर्शन करेक्ट है और रीजन इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, दिया हुआ है पहले में, आर्टरीज आर थिन वॉल्ड एंड हैव नैरो ल्यूमन एज कंपेयर टू वीन्स, ये गलत है आपका। अभी बताया कि कैसा होता है, अभी फिगर में
थिक वाल्ड होती हैं। क्लियर, थिन वाल्ड नहीं होती हैं। तो ये तो आपका इनकरेक्ट है पहला स्टेटमेंट। दूसरे की बात करते हैं, एंजाइना इज एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन द ब्लड सर्कुलेशन टू द ब्रेन, ये गलत। पहली बात तो यहाँ ब्रेन की बात नहीं होगी, किसकी होगी, हार्ट की होगी। क्लियर, और जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है हार्ट में तो बोलते हैं एंजाइना। क्लियर, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया, दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, आपका पहला भी इनकरेक्ट है, दूसरा भी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप सेल्स लैक न्यूक्लियस इन मोस्ट मैमल्स, मोस्ट ऑफ द मैमल्स में विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप सेल्स लैक्स न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स। यहाँ पर बच्चों अगर आरबीसी की बात की जाए तो जब ये मेच्योर होती हैं तो यहाँ पर न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, बोल देते हैं ई न्यूक्लिएटेड। क्या बोलते हैं बच्चों, ई न्यूक्लिएटेड। क्लियर, तो इरेथ्रोसाइट्स जो दिया है इन्हीं को क्या बोलते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। तो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादातर जो मैमल्स होते हैं वहाँ पर इरेथ्रोसाइट्स में, जो मेच्योर इरेथ्रोसाइट्स होती हैं वहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता है, बोलते हैं ई न्यूक्लिएटेड होता है। जबकि यहीं पर अगर हम एम्फीबिया की बात करते तो वहाँ उसके आरबीसी में जो न्यूक्लियस है वो पाया जाता है, बट मैमल्स में मोस्ट ऑफ द नहीं पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ब्लड की बात की जाए तो प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स करेक्ट है। फिर प्लाज्मा की बात करते हैं तो कह रहे हैं कि ब्लड होता है, गलत है, क्योंकि ब्लड का पार्ट प्लाज्मा होता है, ना कि प्लाज्मा का ब्लड। सीरम ब्लड प्लस फाइब्रिनोजन, गलत है। सीरम किसको बोलते हैं, जिसमें प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, यानी कि ऐसा प्लाज्मा जहाँ क्लॉटिंग फैक्टर ना हो सीरम बोलते हैं, तो ये गलत। लिम्फ, प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, तो ये भी आपका गलत हो गया। क्लियर, आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ब्लड में आपका प्लाज्मा आ जाएगा, आरबीसी आ जाएगा, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। पहले नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। 95 की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायग्रामेटिक फिगर एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। इस फिगर की बात की जाए तो सबसे पहले तो आप यहाँ देखें, चाहे यहाँ कहीं पर पेयर में क्रोमोसोम नहीं है, सिंगल सिंगल क्रोमोसोम है, देख सकते हैं। और अगर इस फिगर को देखेंगे तो ये मेटाफेजिक प्लेट पर है, और अगर मेटाफेजिक प्लेट पर है तो यानी कि यहां से तो क्लियर है कि ये मेटाफेज है। क्लियर, और यहां पर प्रोफेज से मेटाफेज की तरफ ये जा रहा है, क्योंकि देखिए यहां पर ये स्पिंडल फाइबर है, काइनेटोकोर से जुड़े हैं और ये धीरे धीरे इक्वेटोरियल प्लेट पर इनको ले जा रहे हैं। यानी कि आपका पहला हो जाएगा ट्रांजिशन टू मेटाफेज और दूसरा हो जाएगा मेटाफेज। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है। जो ए नंबर का दिया है यह है ट्रांजिशन टू मेटाफेज और बी नंबर का है क्या, मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं, सिनेप्सिस अकर बिटवीन। सिनेप्सिस की बात की जाए तो ये आपका होता है टू होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, ये आपको याद रखना है। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर, अच्छा कहाँ पर होता है, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में, और कहाँ पर, जाइगोटीन में। तो ये आपका फोर्थ नंबर का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं, रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड बाय विच स्टेज इन मियोसिस। कह रहे हैं कि मियोसिस की कौन से स्टेज में। अगर मियोसिस की बात की जाए तो यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट होता है और मियोसिस सेकंड, और अगर मियोसिस फर्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट होता है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। बट हम बात यहाँ करेंगे प्रोफेज फर्स्ट की। इसमें 5 स्टेज होती हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। क्लियर, अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है वो इनमें से कहाँ होती है। तो जो पैकेटीन स्टेज होता है यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, और एंजाइम का यूज होता है रिकॉम्बिनेज का। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास थर्ड में दिया गया है पैकेटीन, तो थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। फिगर दिया हुआ है आपको, एक पहचानना है कौन से अमीनो एसिड का दिया गया है ये। तो अगर इसकी बात की जाए तो आपका ये ग्लाइसिन का है। किसका है बच्चों? ग्लाइसिन का, जो आपकी बुक में दिया गया है कुछ इस तरीके से, जैसे हमने कहा अगर ऐसे लिख लें इसको और यहाँ H कर दिया और यहाँ अगर CH3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एलानिन हो जाएगा। और अगर यहीं पर हम CH2OH कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सेरीन हो जाएगा। और ये किसका है? ग्लाइसिन का। क्लियर? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा आर, क्या ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं? नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन्स कनेक्टिंग द न्यूक्लियस विथ प्लाज्मा लेमा, नहीं ये भी नहीं होगा। कनेक्शन बिटवीन नाइट वायरिंग सेल्स, यानी आसपास की सेल के बीच का कनेक्शन, तो ये तो आपका करेक्ट है। आसपास की सेल को ये कनेक्ट करता है कौन? प्लाज्मोडेस्माटा। लिग्निफाइड सीमेंटेड लेयर्स बिटवीन सेल्स, ये भी नहीं होगा। थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं बच्चों। आज के सेशन का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं, द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ओवरलैप करते हैं बट पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं। तो ऐसे एस्टिवेशन को क्या बोलते हैं? एम्ब्रिकेट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलेंगे? एम्ब्रिकेट। ट्विस्टेड किस में होता है? अगर ट्विस्टेड की बात की जाए तो चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। और देखा जाए तो ये एग्जाम्पल किसके हैं? मालवेसी फैमिली के। क्लियर? अगर बावेट की बात की जाए तो किस में होता है? कैलोट्रोपिस में। एम्ब्रिकेट की बात की जाए तो कैसिया में होता है, गुलमोहर में होता है। और वैक्सीलरी की बात किया तो फैवेसी के मेंबर में होगा। हालांकि ये भी फैवेसी का ही मेंबर है, कैसिया। क्लियर? फैवेसी में यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पी हो जाएगा, बीन हो जाएगा। क्लियर? पूछा गया है आपसे नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो आंसर आपका कौन सा होगा? थर्ड, एम्ब्रिकेट बोलेंगे। तो बच्चों आज का सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।